नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि इस वक्त हम लोग मणिपुर में हैं और मणिपुर कल से एक नई यात्रा का गवाह बनने जा रहा है। आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कश्मीर में श्रीनगर तक ये यात्रा चली थी, लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा। उस यात्रा के भी अलग अलग पड़ाव से हम जुड़कर आप लोगों तक हमने तमाम खबरों को, तमाम उन गतिविधियों को पहुंचाया था। और अब डीवी लाइव और हमारी टीम आप सबके साथ इस दूसरे पड़ाव यानी कि यात्रा के दूसरे भाग, जिसको भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहा जा रहा है, उस भाग से भी अब जुड़ने जा रहा है। कल 14 तारीख है और मकर संक्रांति है और उसी मौके पर राहुल गांधी कल से यहां मणिपुर में इंफाल, आप जानते हैं कि राजधानी है इंफाल, लेकिन इंफाल से इस यात्रा को निकालने की इजाजत मिली थी, मगर 1000 लोगों से ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने की इजाजत नहीं थी। इसीलिए कहा गया कि यहां से नहीं, बल्कि यहां से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरा जिला है मणिपुर का, थौबल कहलाता है, THOUBAL, थौबल। और थौबल जिला जो है, यहां से शुरू हो रही है यात्रा। राहुल गांधी इस यात्रा को कल शुरू करेंगे और यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। यहां जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं, लेकिन चूंकि अभी तक जितने भी न्यूज पॉइंट हम लोग आप तक पहुंचाते रहे हैं, वो सड़क से, तो किसी होटल के सामने से, तो कहीं और किसी लोकेशन से, लेकिन आज होटल के बंद कमरे से ये न्यूज पॉइंट आपको हम पहुंचा रहे हैं, इसलिए क्योंकि बाहर का तापमान गिरा हुआ है, सर्दी भी है, और दूसरा चूंकि मणिपुर के जो हालात हैं उसमें एडवाइस यही थी कि ज्यादा देर तक आप सड़कों पर रात को मत रहिए और न ही कोई प्रोग्राम कीजिए तो बेहतर होगा। अगर आपको बाइट या कुछ और छोटे मोटे प्रोग्राम करने हो तो ठीक है, लेकिन आप अगर सड़क से बाहर निकल के अपने कमरे से करें तो बेहतर होगा। तो हम लोग अभी कमरे से आराम से, मैं भी बैठा हुआ हूं, अमूमन खड़े होकर करता हूं प्रोग्राम, लेकिन यहां बैठा हुआ हूं और आप लोगों से अब बातचीत की शुरुआत कर रहा हूं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि एक ऐतिहासिक यात्रा होने जा रही है। अपने आप में 6700 किलोमीटर की यात्रा छोटी मोटी यात्रा नहीं होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे हरी झंडी दिखाएंगे, राहुल गांधी जो है वो इस हरी झंडी को लेकर आगे बढ़ेंगे और अलग अलग पड़ाव में 15 राज्यों को होते हुए महाराष्ट्र जब पहुंचेंगे, मुंबई पहुंचेंगे, तो तब तक शायद देश में लोकसभा चुनाव की रणभेड़ी बज चुकी होगी, यानी कि कहीं ना कहीं चुनाव की घोषणा हो चुकी होगी। तो बहुत कुछ है, लेकिन इसी यात्रा को लेकर आज जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शाम को हम लोग पहुंचे ही थे, फ्लाइट भी लेट हो गई हमारी, लेकिन जब पहुंचे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश और उसके अलावा इधर पूर्वोत्तर के तमाम वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा है, क्या जानकारी दी है इस यात्रा को लेकर, जरा पहले उसको सुन लेते हैं और फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और उन सब के बात, उनके विचार भी आप लोग सुनेंगे ही, लेकिन जयराम रमेश को पहले सुनिए। जैसा कि आप जानते हैं, कल 14 तारीख को तोबाल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होने वाली है। राहुल जी 11 बजे आ रहे हैं इंफाल और सीधा खोंगजोम युद्ध स्मारक जो है, जो एक ऐतिहासिक जगह है, जिसका उद्घाटन हमारे देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने, जब इबोवी सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किया था 2016 में। इसका महत्व केवल मणिपुर के लिए नहीं है, परंतु सारे देश के लिए है। तो आपने सुन लिया खोंगजोम युद्ध क्षेत्र, ये अपने आप में ऐतिहासिक, जिसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति देश के प्रणब मुखर्जी जी ने किया था और वहीं से राहुल गांधी इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। थौबल जिले में ये जगह आती है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये पूरा का पूरा एरिया है और यहां से राहुल गांधी इस यात्रा की शुरुआत, शांति, युद्ध और शांति। आपने एक बहुत शानदार उपन्यास है, पढ़े होंगे शायद,
टॉल्स्टॉय की किताब है, ये उपन्यास है, और अगर मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। तो युद्ध क्षेत्र में शांति कैसे, और शांति की जीत हमेशा होती है, लोग यही चाहते हैं कि शांति बहाल हो। राहुल गांधी भी न्याय के जरिए कहीं ना कहीं उसी शांति की बहाली की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं, न सिर्फ राहुल गांधी, अब तो उनके साथ कई दूसरे दलों के नेता भी आ गए हैं। कल यहां मणिपुर में, हालांकि जमावड़ा आज से ही जिस होटल में हम लोग ठहरे हैं, तमाम वरिष्ठ नेता, अलग अलग सिविल सोसाइटी के भी लोग सब इसी होटल में ठहरे हुए, क्योंकि सबसे अच्छा होटल यही है जहां हम लोग हैं। और आप जानते हैं, वीवीआईपीज के लिए उनकी सुरक्षा और मणिपुर के जो हालात हैं उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था अलग अलग जगहों पे कर पाना मुमकिन नहीं था, इसलिए कहा गया कि एक ही जगह रहिए आप सब, और एक ही जगह सब लोग हैं, और पल पल की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इसके अलावा दोस्तों, थोड़ी सी बात और रखना चाहता हूं आप लोगों के बीच। यात्रा की बात तो अभी हम अगले 1.5 घंटे तक लगातार करेंगे, लेकिन उसके अलावा आज दिन भर की घटनाएं जो हुई हैं, घटनाक्रम जो है वो भी आपके सामने रख दूं। सबसे पहले तो आज इंडिया गठबंधन की एक वर्चुअल मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद तहलका मच गया। तहलका ये मचा, कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार को कहा गया था संयोजक बनने के लिए, उन्होंने मना कर दिया, और इसलिए अब इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया गया, और वो तैयार हो गए हैं। कितनी सच्चाई है इससे पर्दा हटाएंगे हम, इस बात की कितनी सच्चाई है इससे पर्दा हटाएंगे थोड़ी देर बाद, जब चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष बन गए हैं? सवाल तो है, बड़ा सवाल है, और इसलिए भी है क्योंकि अब चुनाव का वक्त है, और वैसे में तैयारियां, और क्या कांग्रेस का जो अध्यक्ष है उसे बाकी दलों के नेता जो इंडिया गठबंधन के हैं वो अपना नेता मानेंगे, वो अध्यक्ष मानेंगे? बड़ा सवाल है ना, तो उसका जवाब भी ढूंढेंगे। उसके अलावा बातें और भी हुई। बात यह हुई कि ममता बनर्जी इस मीटिंग में नहीं आई, ममता बनर्जी ने बायकॉट कर दिया। तो उसकी खबर भी आई कि ममता बनर्जी ने बायकॉट नहीं किया, ममता बनर्जी ने पहले ही हाथ जोड़ लिया था कि अब इस आज की वर्चुअल मीटिंग में मैं नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि मेरे पहले से कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। तो कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जिससे पर्दा उठाना जरूरी है, और इसीलिए इस कार्यक्रम में आप लोगों के बीच चर्चा के दौरान हम उन तमाम बातों को रखना भी चाहते हैं। तो नीतीश कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी। तीसरी एक इंपॉर्टेंट खबर यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात में क्या बात हुई ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट भी किया है। ट्वीट में जो बातें कही हैं वो सब भी हम आप तक रखेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अरविंद केजरीवाल और यानी उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक कल भी बैठक हुई थी सीटों के बंटवारे को लेकर, और कहा जा रहा है कि पंजाब को छोड़कर उन तमाम राज्यों में जहां जहां कांग्रेस के सामने या कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी खुद को मजबूत दिखाई देती है, देखती है खुद को मजबूत, वहां वहां सीट बंटवारे की बात फाइनल हो गई है। सिर्फ एक पंजाब राज्य ऐसा है जहां कहीं ना कोई पेंच फंसा हुआ है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद दोनों दलों ने आपसी समझौता यह कर लिया है कि यहां हम सब आपस में ही लड़ लें, यानी कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को उतारे, आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतारे। वहां दो और भी महत्वपूर्ण दल हैं, अकाली दल है पंजाब में आप जानते हैं, और बीजेपी है, लेकिन इनकी हैसियत आज की तारीख में, इनका जनाधार आज की तारीख में कितना है ये यहां बताने की जरूरत नहीं है। तो अलग अलग खबरें, लेकिन खबर महत्वपूर्ण भारत जोड़ो न्याय यात्रा से मणिपुर में है। मणिपुर के हालात की चर्चा हम पिछले दिनों लगातार करते रहे हैं, आप जान ही रहे हैं। पिछले 6 महीने से, 6 नहीं बल्कि 9 महीने कह लीजिए, मई के महीने से शुरुआत हुई थी यहां जो भी घटनाक्रम हुआ, और उसके बाद कई सारी तस्वीरें आप लोगों ने देखी। 2 महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ था, वो तस्वीर, जिस तस्वीर से पूरी दुनिया हिल गई थी, उस तस्वीर की भी चर्चा हमने देखी। हमने वो तस्वीर भी देखी जब सदन के अंदर मोदी जी बोलने के लिए मजबूर तो हुए, लेकिन कितनी देर उन्होंने मणिपुर पर चर्चा की थी आपको पता ही है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी इतनी लंबी यात्रा पर निकल रहे हैं अपने साथियों के साथ, न्याय योद्धाओं के साथ। इस बार कांग्रेस ने कहा है कि न्याय योद्धा जो भी बनना चाहते हैं आ जाइए। न्याय योद्धाओं के साथ राहुल गांधी इतनी लंबी यात्रा पर निकल रहे हैं, क्या इसका कोई असर होने वाला है? सवाल तो उठता है। ठंड का मौसम है, इतनी सर्दी है, आज दिल्ली का तापमान भी 3.5 डिग्री पे पहुंच गया था।
और इधर का तापमान भी 5-6 डिग्री ही है। तो इतनी सर्दी में राहुल गांधी पैदल निकलेंगे, बस से जाएंगे, जनसभाएं रोज करेंगे, 2-2 जनसभाएं करेंगे, लगभग 20 से 25 किलोमीटर पैदल भी चलेंगे। ये सब कुछ करने के बाद आखिर पाएंगे क्या? क्या इंडिया गठबंधन को 2024 में इसका फायदा होगा? सवाल तो उठता है ना। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर कैसे विपक्ष ने बीजेपी को हिलाकर रख दिया है। आइए इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ अब मंच को खोलते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं। देखिए, हमेशा की तरह आज शनिवार का दिन है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रवण गर्ग साहब। गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर साहब। शकील अख्तर जी कांग्रेस की एक एक बारीकियों को बहुत नजदीक से देखते हैं। एक लंबा वक्त गुजर गया है, वक्त नहीं साल, दशकों गुजार दिए कांग्रेस की रिपोर्टिंग में। और उनसे बेहतर कौन बता सकता है कि कांग्रेस के अंदर खाने चल क्या रहा है। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेता बनेंगे इंडिया गठबंधन के? बड़ा सवाल तो है। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल लाल जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपक पाचपुर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप पांचों का स्वागत करता हूं। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं, आप सबका भी। सीधे शकील अख्तर जी आपके पास ही आना चाहता हूं। क्या शकील अख्तर जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा ठंड में राहुल गांधी निकाल रहे हैं, वो भी मणिपुर से। हालात मणिपुर के कैसे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, हम भी बंद कमरे में यहां ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा एग्जेजरेट करने की जरूरत नहीं समझता हूं यहां पे, लेकिन हालात की चर्चा होती रही है, इसलिए इन पहलुओं को यहां हम रख रहे हैं। उसके बाद भी हिम्मत करके यहां से निकलना कांग्रेस के लिए ये क्या वरदान साबित होने वाली है यात्रा? देखिए राजीव जी, आप खुद समझ लीजिए कि आप इस समय इम्फाल में हैं और वहां पे आपको एडवाइस दी गई है कि रात को बाहर नहीं निकलिए और कमरे के अंदर से ही न्यूज पॉइंट कीजिए। और आप याद कीजिए कि ठीक 1 साल पहले आप कश्मीर में थे, श्रीनगर में थे, और रात को आप सड़कों से लाइव कर रहे थे और रात भर आप सड़कों पे घूम रहे थे। वो कश्मीर जो इस सरकार द्वारा सबसे ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, बताया जाता है कि कश्मीर में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन आज की जो स्थिति है वो मणिपुर में कितनी गंभीर है, ये वहां जाने वाले जो सैकड़ों पत्रकार है जो आज अभी शाम तक पहुंच रहे थे, अभी दोपहर की जो फ्लाइट गई थी वो भी बहुत लेट पहुंची है वहां पे, और सुबह वाली का तो आपको किस्सा मालूम ही होगा कि जो लोग बॉम्बे से उड़े थे, गुवाहाटी में इतना ज्यादा कोहरा था कि वो सबके सब जो है ढाका पहुंच गए और 12 घंटे वहां पे उन्हें फ्लाइट में कैद रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश का उनके पास पासपोर्ट नहीं था, बाहर हवाई जहाज के निकल नहीं सकते थे और उसके बाद बड़ी मुश्किल से वापस आ पाए हैं। तो स्थिति इतनी गंभीर है मणिपुर की, वहां जाना भी इतना मुश्किल है, फ्लाइटें बहुत ज्यादा कम हैं। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी ने अगर ये फैसला किया है तो ये राहुल गांधी की हिम्मत है। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जिसे डबल इंजन की सरकार कहते हैं, इसे थोबल से करवाए या कहीं और से, ये यात्रा तो ग्लोबल हो गई। अब इसकी चर्चा होने से कोई नहीं रोक सकता जी। लेकिन ये कांग्रेस पे और इंडिया गठबंधन के घटक दलों पर निर्भर करता है कि वो कैसे इसको 2024 के चुनाव में इसका फायदा उठा पाते हैं। इसका नाम राहुल गांधी ने न्याय यात्रा रखा है। आज देश में सबसे बड़ी जरूरत अगर किसी चीज की है तो न्याय की ही है, और उस न्याय की सबसे बड़ी जरूरत मणिपुर में है। मणिपुर में अभी भी इस वक्त भी हिंसा जारी है और सरकार कहीं से भी उस हिंसा को रोकने के लिए गंभीर नहीं है। न केंद्र सरकार न राज्य सरकार न इसके बारे में कुछ बोलते हैं। उनकी चिंता यह है कि राहुल की यात्रा में कितना ज्यादा से ज्यादा व्यवधान पैदा किया जा सकता है। इसके बाद जब ये असम पहुंचे, वहां भी डबल इंजन की सरकार है, वहां उन्हें कितना परेशान किया जा सकता है। मगर वो ये बात भूल गए कि राहुल को परेशान करने की उन्होंने पिछले 10 साल में जितनी कोशिशें करी, राहुल की तो सदस्यता खत्म कर दी थी। हाथरस जा रहे थे वहां रोक लिया, लखीमपुर जा रहे थे वहां रोक लिया, राहुल का मकान खाली करवा लिया, राहुल से ईडी ने लंबी लंबी पूछताछें की, लेकिन राहुल की हिम्मत को नहीं तोड़ पाए वो। तो ये यात्रा जो है
भारत के इतिहास में एक नया मोड़ है। पहली बार है कि कोई नेता दूसरी बार पूरा भारत नापने के लिए निकलने की तैयारी में है। कल निश्चित ही रूप से एक नया इतिहास रचा जाएगा और आप इसके प्रत्यक्षदर्शी होंगे, गवाह होंगे। ये आपको एक गोल्डन मौका मिल रहा है और पूरा देश इसकी तरफ देख रहा है कि राहुल की यात्रा कितनी सफल होती है, कितने लोग उसमें शामिल होते हैं, सरकार उसे रोकने की कितनी कोशिश करती है और राहुल इन सब से बेफिक्र अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। दूसरी बात जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि इंडिया गठबंधन की आज जो मीटिंग हुई है उसमें भी सबसे ज्यादा चर्चा राहुल की यात्रा को हुई। सारे दल बहुत उत्साहित थे इसको लेके। सबके मन में यही बात थी कि अगर ये यात्रा पहली यात्रा की तरह सफल हो गई तो फिर 2024 के चुनाव में हम मोदी जी के लिए मुश्किलें पैदा कर देंगे। और वहीं ये सवाल भी किया गया, ये भी कहा गया कि वो तो हो जाएगी सफल लेकिन सीट शेयरिंग अच्छी तरह कर सकते हैं। तो सारे दलों ने ये कहा कि नहीं, हम लोग सीट शेयरिंग में कोई बाधा नहीं बनेंगे और अपनी 1 या 2 सीटें देकर भी इस गठबंधन को बचाएंगे। और आपने देखा आज कि अरविंद केजरीवाल एक बड़ा सा बुके लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने आए। वो काफी दिनों से कोशिश कर रहे थे, वो एक अलग मुद्दा है कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी से मिलने की। और जब वो आए तो राहुल गांधी भी वहां मौजूद थे, वेणुगोपाल भी वहां मौजूद थे और राहुल, केजरीवाल, खड़गे, वेणुगोपाल की लंबी बातचीत हुई है और बातचीत बहुत अच्छे माहौल में हुई है। क्यों? क्योंकि चौथा सम्मन जो है केजरीवाल जी को पहुंच चुका है ईडी का। 3 पहले पहुंच चुके थे जो उन्होंने डिफाई किए, अब चौथा और पहुंच चुका है। तो अब केजरीवाल ये बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि कभी भी उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और गिरफ्तार करने का मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी की फर्स्ट लाइन जो है पूरी तरह खत्म। कैसे काम करेगी, क्या करेगी, इसके लिए आज केजरीवाल को बहुत जरूरी है इंडिया गठबंधन उनके साथ पूरी ताकत से खड़ा रहे और इंडिया गठबंधन में भी खास तौर से कांग्रेस। और यही सबके बारे में है। सुबह आपको मालूम होगा कि शरद पवार के बारे में भी अफवाह फैला दी गई थी कि शरद पवार नहीं आएंगे। शरद पवार शामिल हुए बैठक में। ममता बनर्जी ने कल ही कह दिया था, ऑफिशियली कह दिया था कि मैं इस बैठक में शामिल नहीं हो पा रही। तो देखिए ये सारी की सारी बातें चलेंगी और गोदी मीडिया इसे बहुत प्रचारित करेगा। पहली यात्रा में आपको याद होगा राहुल की टी शर्ट, कंटेनर, राहुल के जूते, इन बात को इशू बनाने की बहुत कोशिश की थी। कल से भी गोदी मीडिया यात्रा नहीं दिखाएगा, वो कंट्रोवर्सियां पैदा करेगा। लेकिन अब जनता भी इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है, कांग्रेस भी समझ चुकी है और इंडिया गठबंधन के नेता भी समझ चुके हैं कि गोदी मीडिया के करने से अब कुछ होने वाला नहीं है। होगा वही जिसकी जनता चाहेगी और भारत की जनता अब अपना मन बनाने की तैयारी में है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, भारत की जनता जो है अब अपना मन बनाने की तैयारी में है। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, एक सफल यात्रा निकालने के बाद अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं कल से ही। और उस यात्रा का कहीं ना कहीं गवाह बनने के लिए एक स्वर्णिम अवसर हमारे लिए भी है कि हम लोग इंफाल में हैं और इंफाल से 28 किलोमीटर की दूरी पर थौबल है जहां से ये यात्रा शुरू हो रही है। बहुत ही ऐतिहासिक जगह है वो जहां से यात्रा शुरू हो रही है। एक रैली होगी, उस रैली के बाद राहुल गांधी का ये जो कारवा है वो आगे बढ़ेगा और नागालैंड की तरफ जाएगा। तो क्या कुछ होगा, पल पल की रिपोर्ट हम आप तक तो पहुंचाएंगे ही, जैसा हमेशा पहुंचाते हैं। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस यात्रा से क्या कुछ मिलने जा रहा है। इस यात्रा का मकसद न्याय यात्रा जोड़ा गया है। न्याय, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय को जोड़ करके वहां रखा गया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, देश में जो एक विद्वेष की भावना है, देश में जो अन्याय है, उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की बात वही यहां पर कही जा रही है। कैसे देखा जाए और इस यात्रा की सफलता को अगर भारत जोड़ो यात्रा पहले पार्ट से अगर थोड़ा उसका आकलन किया जाए तो कहां तक देखा जाएगा, जरा गर्ग साहब आपके पास आना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 की शुरुआत 2023 में हुई, 23 में हुई, 22 में कह लें, 22 में हुई और 23 में समापन हो गया। यही जनवरी का महीना था।
लेकिन अब 2024 में हम हैं, जबकि चुनाव है। और जैसा पहले भी अपनी भूमिका में मैं कह चुका हूं कि इस यात्रा के दौरान ही चुनाव की घोषणा भी मार्च में होगी। उस लिहाज से इस यात्रा को जब राजनीतिक न्याय की बात आती है तो देश के राजनीतिक पहलुओं पर कितना उसके पर्दे खोलते हुए, कितना प्रहार करते हुए, कितना अगर प्रॉब्लम्स है तो उसको सॉल्व करते हुए यात्रा दिखाई देती है। कैसे देखते हैं गर्ग साहब आप इसको? देखिए, मैं इस यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि ये 2024 के चुनाव के पहले एक आखिरी और महत्वपूर्ण और बड़ा प्रयास है जो मोबिलाइज करेगा बहुत बड़े क्षेत्र को। 15 राज्यों का जो इलाका है राजीव जी, 358 लोकसभा क्षेत्र हैं। 358 जो होता है 543 सीटों में बहुत बड़ा इलाका होता है, क्योंकि इसके बाद जो इलाका है वो तो दक्षिण का पूरा इलाका है। तो ये पूरा का पूरा वो इलाका है जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक जहां बसा हुआ है, जहां भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ कायम है। बिहार है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, जहां सबसे ज्यादा सीटें इनको है। तो मुद्दा ये है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। वो क्या कांग्रेस को मजबूत करने के लिए निकले हैं कि देश को मजबूत करने के लिए निकले हैं? मैं देखता हूं कि ये कांग्रेस की कुल 13 सीटें हैं इस पूरे इलाके में। ये जो 358 सीटों का इलाका है, इसमें कांग्रेस के पास सिर्फ 13 है। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी का जो उद्देश्य है या इस यात्रा का उद्देश्य है वो दो है। एक तो ये है कि विपक्ष को मजबूत करना, क्योंकि जहां भी जाएंगे 22 तारीख को जब प्रधानमंत्री अयोध्या में भगवान राम की प्रतिमा की स्थापना करेंगे, तमाम विरोधों के बावजूद, तमाम शंकराचार्यों की अनुपस्थिति के बावजूद, तमाम विपक्ष की अनुपस्थिति के बावजूद, उस समय राहुल गांधी असम में होंगे। और असम जो है, आपने देखा ही है कि हेमंता विश्वास शर्मा ने किस तरह से बयान दिए हैं पूरे के पूरे विपक्ष के प्रति, राहुल गांधी के प्रति। तो ये बड़ा क्रूशियल मोमेंट होने वाला है इस यात्रा का, जो असम में वो 8 दिन देने वाले हैं, जो कि सबसे बड़ा लेग होगा। उसके बाद झारखंड में 8 दिन देने वाले हैं। तो असम में 8 दिन क्यों दे रहे हैं और उसका इफेक्ट पड़ेगा, आप इसको, हमको इस चीज को समझना पड़ेगा। क्योंकि ये जो असम को अगर हम माने तो ये उत्तर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ है। और यहाँ जो जिस तरह का पूरा मामला बनाया हुआ है, 14 सीटें हैं असम में, और कांग्रेस के पास इस समय 3 सीटें हैं, और बीजेपी के पास 9 सीटें हैं, अन्य लोगों के पास 2 सीटें हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण यात्रा है और ये काफी लंबी यात्रा है। मतलब इसका जो पहली भारत जोड़ो यात्रा के मुकाबले इसका जो एरिया है काफी बड़ा है। हालांकि ये यात्रा बस के द्वारा भी कर रहे हैं, इसलिए बस भी है, पैदल भी हैं, सभी तरह की चीजें हैं इसमें। देखिए, इस यात्रा का उद्देश्य मैं ये मानता हूं कि ये इलाका वो है जहां लगभग विपक्ष की सरकारें नहीं हैं। मतलब केवल आप बंगाल, बिहार को छोड़ दें तो बंगाल को और बिहार को मोटे तौर पर, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सब जगह आमतौर से बीजेपी का इलाका है। और ऐसे इलाके में असम में भी बीजेपी है। महत्वपूर्ण राज्यों में बीजेपी का इलाका है। और ये राहुल गांधी जो हैं दक्षिण में जब थे तब विपक्ष के इलाके में घूम रहे थे, और वहां बीजेपी सिर्फ कर्नाटक में थी उस समय। इस समय उनका जो इलाका है वो काफी सेंसिटिव भी है,
और जनता के लिहाज से भी, और राम मंदिर की जो पूरी की पूरी कहानी अभी चल रही है उसके लिहाज से भी संवेदनशील है। लोगों के मन से अगर डर समाप्त होता है, जो अभी काफी डरी हुई जनता, एक बड़ा इलाका डरा हुआ है राजनीतिक दलों में। आपने देखा कि आज ही मैं पढ़ रहा था कि समाजवादी पार्टी का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उसमें इंडिया गठबंधन के प्रति काफी एक यकीन के साथ बताया गया है कि इंडिया गठबंधन और दलित और पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी को सभी 80 सीटों पर हराने का संकल्प लिया है। तो ये जो अखिलेश की पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहले जिस तरह का वक्तव्य जारी किया है, निश्चित रूप से आप पाएंगे कि इसकी जो ध्वनि है वो जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में पहुंचेंगे और वहां वो अपना लंबा समय देने वाले हैं, तो उसका काफी असर पड़ेगा इस पूरी की पूरी यात्रा का। हालांकि उत्तर प्रदेश में वो 11 दिन दे रहे हैं, जितना बड़ा उत्तर प्रदेश है, पर वो काफी महत्वपूर्ण इलाके से अपने 11 दिन देने वाले हैं। आपने आज देखा होगा कि ममता के कई मंत्रियों के यहाँ, कई लोगों के यहाँ रेड्स हुई है ईडी की। एक रेड्स का नए सिरे से चक्र चालू हो गया है और विपक्ष के खिलाफ जो कार्रवाई है, आप पाएंगे कि अरविंद केजरीवाल, इसके बाद आप पाएंगे कि झारखंड में ममता बनर्जी, ये तब जो तमाम लोग हैं इनके खिलाफ अब कार्रवाई बढ़ने वाली है और 2024 तक के चुनाव तक इंडिया गठबंधन के कई लोगों के ठिकानों पर ईडी की, सीबीआई की और तमाम लोगों की कार्रवाई होगी। और राहुल गांधी की यात्रा ऐसे समय हो रही है जो चुनाव के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो घोषित उद्देश्य जो भी हो, अघोषित उद्देश्य तो ये है कि ये लोगों के मन में एक प्रकार का जो डर है वो खत्म करेगा, विपक्ष को मजबूत करेगा। और अगर विपक्ष की सीटें, जो आज बहुत कम सीटें हैं, मतलब मेरे ख्याल से 358 में से अगर मेरा अनुमान सही है तो 285 सीटें बीजेपी के पास है। तो एक बड़ा, अगर इसमें डेंट होता है, इसके कारण फर्क पड़ता है बीजेपी की ताकत में और इंडिया गठबंधन की ताकत अगर बढ़ती है तो ये यात्रा बहुत सफल मानी जाएगी, मेरा ऐसा मानना है। जी जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इन 358 सीटों में से 236 या 38 सीटें तो बीजेपी के पास है, खुद के हैं, और 46 सीटें बीजेपी के सहयोगियों के पास हैं। इस प्रकार लगभग 280 सीटें, 279 सीट्स हैं इस गठबंधन के पास, एनडीए के पास, जिसमें बहुत बड़ा चंक बीजेपी के पास में है। और इंडिया गठबंधन की बात जब हम करें तो वो इस न्याय यात्रा से कितना मजबूत होगा, और उससे पहले, यात्रा से पहले जो चीजें दिखाई दे रही हैं, जैसे आज अरविंद केजरीवाल का इन तमाम नेताओं के साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलना, और उसके अलावा उधर आप देख लीजिए महाराष्ट्र से संजय राउत ऑलरेडी पहुंच चुके हैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए मणिपुर, और ऐसे ही बहुत सारे नेता पहुंच रहे हैं। तो कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गठबंधन को मजबूत करने में ये यात्रा भी एक सहायक भूमिका निभा सकती है। राहुल लाल जी, जब ये सहायक भूमिका निभाएगी यात्रा, तो फिर 358 या 57 जितनी सीटें हैं, इन सीटों का जरा आकलन करें, क्योंकि ये 2024 है, ये 2019 नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आपके पास आऊं, आपसे पहले जरा स्वागत करना चाहता हूं, हमारे वरिष्ठ साथी प्रशांत टंडन जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं। और सीधे राहुल लाल जी, आपके पास कैसे देखा जाए, बहुत महत्वपूर्ण है ये 358 सीटें, और इन सीटों से यात्रा गुजर रही है जिसमें 75% सीट्स या उससे ज्यादा बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास है। राजीव जी, देखिए, जो भारत न्याय यात्रा है, यानी 14 जनवरी से जो यात्रा शुरू हो रही है, तो मैं
पहले तो जो भारत जोड़ो यात्रा जो कि 7 सितंबर 2022 से शुरू हुई थी, और उसको आपने जिस तल्लीनता के साथ कवर किया था, बार बार ग्राउंड में आप भी और शकील साहब दोनों के दोनों दिख रहे थे, और अब अभी भारत न्याय यात्रा में भी सीधे सीधे इम्फाल से जुड़ रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि विपक्ष के तमाम प्रयासों को काफी गंभीरता के साथ दिखाने का डीवी लाइव का जो प्रयास है वो अत्यंत सराहनीय प्रयास है राजीव जी। और विपक्ष का, राहुल गांधी का जो प्रयास है ये, क्योंकि देखिए जब आप कहते हैं कि हम न्याय करना है, न्याय करते समय देखिए मैं मानता हूं कि पिछला पूरा 10 वर्ष काफी भारत में अन्याय के साथ बीता, और उसमें एक होता है कि अन्याय के प्रतीक के रूप में देखिए मणिपुर का मामला रहा। प्रधानमंत्री के ऊपर 2 बड़े आरोप लगते रहे कि वो मणिपुर का नाम नहीं लेते और वो महंगाई का नाम नहीं लेते हैं। ना तो उन्होंने मणिपुर को लेकर बोला, ना महंगाई को लेकर बोला। और इस पूरे भारत एक न्याय यात्रा के दरमियान में ये दोनों मामले उठते रहेंगे, क्योंकि खुद जो मणिपुर के मुख्यमंत्री थे उन्होंने एक बड़े टीवी चैनल के दरमियान में बोला था कि जो वीडियो वायरल हुआ है वो तो एक वीडियो है, वो इस प्रकार के सैकड़ों वीडियो हैं। लेकिन अभी तक उसको लेकर फिर कोई जानकारियां प्रकाश में नहीं आई कि सरकार और प्रशासन किस रूप में काम कर रहा है। हम लोग अगर पृष्ठभूमि में जिसकी पूरी चर्चा कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कठोर टिप्पणियां हो, तमाम तरह की चीजें हो, उन सब मामलों को हम लोग देख चुके हैं। तो मणिपुर का यह घटनाक्रम, और जब इस प्रकार का घटनाक्रम हो, अब भारत माता को लेकर जो परिभाषा राहुल गांधी ने दी थी, वो सारी चीजें इसके साथ जुड़ती है। और वहीं से शुरू होता है 2024 का चुनाव। देखिए उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत जो है, नॉर्थ ईस्ट हम लोगों का, एक समय में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा गढ़ बन चुका था, चाहे वो असम हो या फिर जो है कि असम के साथ साथ जो बाकी जो सिस्टर्स जो मणिपुर सही तमाम जो दूसरे राज्य हैं, मेघालय वगैरह, सब जगह हम लोगों ने देखा। लेकिन आज स्थिति क्या है, मणिपुर के कारण हर तरफ पूरा राजनीतिक मिजाज नॉर्थ ईस्ट का बदल चुका है। राहुल गांधी उस समय भी नेशनल स्तर पे पहले नेता थे जो वहां पे पहुंचे और वहां पे मरहम पट्टी किया जाके, और आज इस यात्रा की शुरुआत वो 14 जनवरी के मकर संक्रांति के शुभ समय से उस यात्रा की शुरुआत वहां करने जा रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि जो सीटों का गणित है वो प्रत्येक राज्य में काफी जबरदस्त परिवर्तन लाएगा, क्योंकि जो मुद्दे हैं वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जब आप सामाजिक मुद्दों की बात करते हैं, आर्थिक मुद्दों की बात करते हैं, राजनीतिक मुद्दों की बात करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा में आर्थिक मामलों को राहुल गांधी ने काफी गंभीरता के साथ उठाया। वो मुद्दे अभी भी बने हुए हैं। अभी भी भारत में यह माना जाता है कि क्या न्याय मतलब केवल अडानी को न्याय दिलाना तो नहीं रह गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चंद पूंजीपतियों को ही न्याय दिलाना जो है कि उद्देश्य बच गया, बाकी जनता के उद्देश्य कुछ भी नहीं है। तो क्या जो यहाँ की सीटें हैं, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट की सीटें, देखिए बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो एक एक राज्य की एक एक सीटें महत्वपूर्ण है विपक्ष के लिए। और मेरा मानना है कि आज जो इतने आसानी से जो हम लोग देख रहे हैं कि टीम इंडिया की जो सीट शेयरिंग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है, उसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा से जो अपेक्षाएं हैं पूरे के पूरे टीम इंडिया की, वही चीज है कि आपको वहां पे कोई किंतु परंतु की स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। सीट शेयरिंग को लेकर बहुत विवाद माना जा रहा था कि खूब विवाद होगा, अरविंद केजरीवाल काफी ब्लैकमेल करेंगे, तमाम दूसरे बड़े नेता ब्लैकमेल करेंगे, जबकि यहां पे तो हमें लग रहा है कि इतना बड़ा गठबंधन बने, इतने बड़े बड़े क्षेत्रीय छत्रप शामिल हो और वहां इतना स्मूथ ढंग से काम हो जाए। ये चीजें दिखाती है कि सब लोग बिल्कुल चट्टान के तौर पर एकजुट हैं, और भारत न्याय यात्रा में वो साबित भी होगा। कल से देखिए, आपने बताया भी कि संजय राउत पहुंच चुके हैं, यानी कल जब इस यात्रा का उद्घाटन होगा तो विपक्ष के कई सारे बड़े चेहरे दिखेंगे, और जब यात्रा आगे अलग अलग स्टेज में आगे आगे जाएगा वो चीजें बदलते हुए दिखेंगी। अब आप सोच के देखिए, पश्चिम बंगाल में जा रही है ये यात्रा, वहां पे जब ममता बनर्जी शामिल होंगी, झारखंड सरीखे राज्य में जा रहा है जहां पे कि 14 ही लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन 8 दिनों का जो समय दिया जा रहा है, एक लंबा समय दिया जा रहा है। आप वहां पे भी कांग्रेस और विपक्ष की उम्मीदें काफी ज्यादा है। यही कारण तो है कि हेमंत सोरेन को जो है कि समन पे समन ही लगातार भेजे जा रहे हैं। आखिर क्या व्याकुलता है कि आप उनको बिल्कुल इतना परेशान करके रखे, और उनको चाह रहे हैं कि किसी भी रूप में हेमंत सोरेन जो है कि छोड़े टीम इंडिया को और वो एनडीए में आ जाए। तो वो प्रयास यही है कि टीम इंडिया काफी मजबूत है। वहां पे अगर जमीन पे आप देखेंगे, स्थितियां काफी मजबूत नजर आ रही हैं। असम में जो इन्होंने हेमंता बिस्व शर्मा इतने बड़बोले किस्म के नेता हो गए ना, वो संविधान की धज्जियां हर हमेशा उनके हर बयान में जो है कि संविधान की धज्जियां उड़ते हुए दिखती हैं। हमारी देश की प्रकृति ऐसी नहीं रही कि ऐसे नेताओं को लोग बहुत ज्यादा लंबे समय तक बर्दाश्त करें। वो अल्पकालिक समय में आप राजनीतिक लाभ ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान होगा, और राहुल गांधी की न्याय यात्रा उसके नुकसान के भी नींव रख देगी। मेरा मानना है कि चाहे जहां जहां से भी ये यात्रा प्रवेश करेगी, वहां पे देखिए अभी टीम इंडिया के लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनकी सीटें ही नहीं है लगभग 2019 में। पाने के लिए पूरा का पूरा समुद्र पड़ा हुआ है, और ये आंकड़े बहुत भारी मात्रा में बदलेंगे। तभी मैंने बताया था कि जब भारत न्याय यात्रा की अचानक से घोषणा कर दी गई थी, तो जितनी खुशियां जो है कि विपक्षी खेमे में थी,
उतनी खुशियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी का जो 5 स्टार होटल वाला जो बीजेपी हेड ऑफिस है वहां पर भी खुशियां थी। वहां पर भी लोगों को लग रहा था कि अगर 60, 70, 80 सीटें भी अगर कम हो गई बीजेपी की वर्तमान में, तो दोनों गुजराती बंधुओं की निपटाई कर देने में हम लोगों को बड़ी सुविधा हो जाएगी। तो एक ऐसी यात्रा है जिससे हर कोई आशा लगा के रखा हुआ है। बीजेपी के लोगों को भी लग रहा है कि हम लोगों को भी न्याय राहुल गांधी के न्याय यात्रा से ही मिल सकती है, और देश के 140 करोड़ जनता की भी उम्मीदें इसी जगह पे खड़ी हैं। इस समय आप देखिए, आदि चंपत राय का एक बयान वायरल हो रहा है राजीव जी, उसमें वो अयोध्या के मंदिर में कह रहे हैं कि हमने 7-7 करोड़ के दरवाजे लगा दिए हैं, पता नहीं कहीं चोर आके दरवाजा ना उठा के ले जाए, कहीं पुजारी की गला काट के ना ले जाए। अब बताइए, उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार किस मामले पे आई थी राजीव जी? उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार लॉ एंड ऑर्डर के लिए आई थी, बुलडोजर के कारण लाई गई थी वो लॉ पूरा मामला, और उसमें चंपत राय खुद कह रहे हैं कि राम मंदिर ही सुरक्षित नहीं है, ना राम मंदिर में पुजारी सुरक्षित होंगे। तो अब ये तो कोई विपक्ष का आरोप तो है नहीं, चंपत राय जी खुद ही बड़बोलेपन में बयान दे रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है अभी। ये तमाम मामले उठेंगे, यकीन मानिए। जैसे जैसे समय का कालचक्र मैं देख रहा हूं कि आगे बढ़ता चला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नैरेटिव और मुद्दा अपने हिसाब से सेट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे मतलब वो धीरे धीरे उनके हाथ से जो है कि वो रेत की तरफ फिसलता चला जा रहा है। इसलिए सीटों के मामले के ऊपर जो आपका सवाल था, वो 2019 का चुनाव एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का चुनाव था। अभी तो ये राष्ट्रवाद का मामला, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद का मामला उठाती है। हम लोग देख रहे हैं कि वो सीमा की सुरक्षा करने में सफल नहीं है। वो सेना को जो है कि पिछले 10 सालों में हम लोगों ने देखा कि 1 रैंक 1 पेंशन के नाम में दिल्ली में जंतर मंतर पे सेना के लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। यहाँ पे उस सेना में आपने अग्निवीर की व्यवस्था लेके आ गए, तो आपका राष्ट्रवाद भी फर्जी था। आप महंगाई जैसे मूलभूत मामलों का आप सामना नहीं कर पाए। देश में देखिए, किसान सड़क पे, देश के ट्रक ड्राइवर सड़क पे, देश में जो है कि महिला मुक्केबाज सड़क पे, देश के बेरोजगार सड़क पे। पिछले 10 सालों से एक तरह से आप देखिए ओपीएस मामलों को लेकर जो कि सरकारी कर्मचारी सड़क पे, तो सब न्याय पाने के लिए सड़क पर ही घूम रहा है राजीव जी। अब बताइए, ऐसे स्थिति में राहुल गांधी की न्याय यात्रा सफल नहीं होगी तो कब सफल होगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा सफल नहीं होगी तो कब सफल, अब नहीं होगी तो कब सफल होगी। और सबसे बड़ी बात यही कि इस न्याय यात्रा से आखिर क्या कुछ गेन करने जा रही है कांग्रेस पार्टी, क्या कुछ गेन करने जा रहा है विपक्षी गठबंधन, और कैसे फंसा रहा है विपक्षी गठबंधन बीजेपी को या बीजेपी के गठबंधन को, एनडीए को। एक तरफ सीट शेयरिंग की बात तो लगातार इधर होती है, लेकिन सीट शेयरिंग की बात उधर क्यों नहीं होती है, इस पे हम लोग 2-4 दिन पहले चर्चा कर भी रहे थे। लेकिन सवाल सीट शेयरिंग तक तो जाएंगे ही, क्योंकि इस पे खूब बातें हो रही हैं, खूब बैठकें हो रही हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि अभी हम लोग इम्फाल में हैं, मणिपुर की राजधानी में हैं, और जहां से ये न्यूज पॉइंट कर रहे हैं। और कल ये यात्रा जब शुरू होगी तो एक अलग माहौल जरूर दिखाई देने वाला है। भले मीडिया का एक धड़ा इस यात्रा को दिखाए न दिखाए, लेकिन मीडिया का जमावड़ा बहुत है। प्रशांत टंडन जी, ढेरों मीडिया के लोग हैं, 60-70 तो जरूर आए होंगे, तो उस हिसाब से भी बता सकता हूं कि लेकिन फिर भी दूसरा है कि इस यात्रा को जैसे भारत जोड़ो पार्ट 1 को दिखाया गया, कितना दिखाया गया आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। पार्ट 2 को कितना दिखाया जाएगा, नहीं दिखाया जाएगा। सबसे बड़ी बात कि जो दक्षिण से उत्तर तक यात्रा निकली थी, उसके बाद जो कुछ परिवर्तन आया है वो साफ दिखाई दिया। यहां कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो पूरब से पश्चिम की ओर यात्रा जा रही है, और इस यात्रा को आपके नजरिए से जरा समझना चाहता हूं, सीटों के लिहाज से समझना चाहता हूं, फिर इंडिया गठबंधन के लिहाज से समझना चाहता हूं, क्योंकि अलग अलग राज्यों के अलग अलग मिजाज हैं, वहां के नेताओं के अलग मिजाज हैं, और सबसे बड़ी बात यहीं पर वो सामाजिक न्याय की जो परिभाषा है वो भी परिपूर्ण होती हुई दिखाई देती है। उस लिहाज से भी प्रशांत टंडन जी। राजीव जी, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 को हमने देखा कि कर्नाटक और तेलंगाना में उसका असर हमने देखा कि 2 राज्यों में सरकारें जहां कांग्रेस की नहीं थी वहां कांग्रेस की सरकार आ गई। अब ये बड़ा एक चुनौतीपूर्ण रूट है कांग्रेस के लिए, और ये बीजेपी के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण रूट है। मैं इस पे आऊंगा, लेकिन देखिए इस वक्त राजीव जी 2 बड़ी राजनीतिक घटनाएं इस देश में हो रही हैं। एक घटना हो रही है जिसमें राम मंदिर के केंद्र में
और उसमें हजार विवाद पैदा हो गए। शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, जी जो ट्रस्ट के सचिव हैं चंपत राय जी, जिनका अभी जिक्र राहुल लाल जी कर रहे थे। चंपत राय जी का राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, उनका पृष्ठभूमि में जानता नहीं हूं कि क्या रहे क्या नहीं। बहरहाल अब उनके ऊपर कैमरे हैं और वो जब भी मुंह खोलेंगे वायरल होंगे। तो और चंपत राय जी अभी कई नए विवाद को जन्म लेंगे अगर बीजेपी ने उनको अंडरग्राउंड नहीं कर दिया, कैमरों से दूर नहीं कर दिया। तो जो मैंने उनकी एक वीडियो देखा उससे मुझे अंदाज मिल गया कि जब भी कैमरे के सामने आएंगे ये वायरल कंटेंट देंगे और बीजेपी के लिए परेशानियां खड़ी करेंगे। अब शंकराचार्यों के बयान रोज आ रहे हैं। जो राम मंदिर के आंदोलन के शुरुआती नेता थे, विनय कटियार, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी, वो सब वहां पे नहीं है। निर्मोही अखाड़ा जी जो कि लीगली जिसने कानूनी लड़ाई लड़ी, और वो निर्मोही अखाड़ा जो है वो भी नए विवाद पैदा कर रहा है कि कैसे विश्व हिंदू परिषद ने चंदे की राशि जो है झटक ली, या तमाम ऐसी बातें। तो एक तरफ तो ये 22 तारीख के पहले नए नए विवाद जन्म ले रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जिसमें आज अध्यक्ष और कन्वीनर भी आ गया सामने। उसके बाद आप देखिए कि जी सीटों का तालमेल में ऐसी कोई नकारात्मक बातें सामने नहीं आ रही हैं। तो इंडिया गठबंधन की कहानी जो है वो अपनी पटरी पर है, और दूसरी राजनीतिक घटना जहां आप बैठे हुए ग्राउंड जीरो, वहां से होनी है। अब इन दो राजनीतिक घटनाओं के बीच में चुनावी जो गणित है वो 2024 का वो तय होना है, और उन्हीं सीटों पर तय होना जिन सीटों से यात्रा होकर गुजर रही है। जो 357 जी सीटें हैं, उन्हीं सीटों पर यह फैसला होना है। और उसमें अगर कर्नाटक और तेलंगाना जैसा आंशिक भी परिवर्तन हो गया तो वो देश की राजनीति में नई हलचल पैदा करेगा। दूसरा उसका महत्व राजीव जी ये है, जिसपे जब कल यात्रा होगी तो चर्चा और भी होगी, कि मणिपुर की निगाहें, मणिपुर पर पूरी दुनिया की निगाहें। यूरोपियन यूनियन की कांग्रेस ने, पार्लियामेंट ने इस पे रेजोल्यूशन पास किया, तमाम देशों की संसदों पार्लियामेंट ने इस पे प्रस्ताव पारित किए, विश्व के अखबारों ने इसको लिखा, इस पे लंबे लंबे आए लेख आए, तमाम दल आए, तमाम दल जाना चाहते थे शिष्टमंडल विदेशी दूतावासों के, जिनको परमिशन नहीं दी गई। राहुल गांधी वहां तब भी गए, मोदी जी नहीं गए। तो जाहिर सी बात है कि मणिपुर एक जो है वो मीडिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक अटेंशन का हिस्सा बनेगा इस यात्रा के जरिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि चुनाव के पहले देखिए दक्षिण से उत्तर तक की पूरी एक यात्रा राहुल गांधी कर चुके हैं। अब ये देश को उत्तर से पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम तक जा रहे हैं, और पूरे दौर में आप देखिए कि ज्यादातर इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो बीजेपी से राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ते। कुछ एक अपवाद को छोड़ के, जैसे उद्धव ठाकरे या आरजेडी बिहार में, बाकी लोग बयानबाजी से लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन के तमाम गठबंधन के दलों को भी ये यात्रा बड़ी हिम्मत देगी, क्योंकि उनके भूगोल से होकर गुजर रही है। तो एक राजनीतिक ऊर्जा जरूर पैदा करेगी जी इस पूरी यात्रा के दौरान। और इसमें अगर राहुल गांधी कामयाब होते हैं, जाहिर सी बात है कि जो कैंपेन चालू होगा तो राहुल गांधी फिर उन पर दोबारा जाएंगे
रैलियों में जब कैंपेन का हिस्सा होगा, तो वो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की तमाम सारी सीटों पर जाएंगे, तो उसका दुगना असर होता है। तो इन दो बड़े राजनीतिक इवेंट के बीच में इस वक्त देश है, जब 4 महीने का सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है। जाड़ों में हम सब जानते हैं कि सब्जियां सस्ती हो जाती हैं, उसके बाद भी अगर इन्फ्लेशन बहुत है, तो महंगाई, सामाजिक न्याय, जिसके तमाम सारी जो राहुल लाल जी ने गिना दिया थी चीजें, उसके केंद्र में यात्रा है। जी। और दूसरी तरफ मोदी साहब, शंकराचार्य और चंपत राय के वायरल वीडियो हैं, और देखते हैं इन दो के बीच में देश क्या तय करता है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी प्रशांत जी कि इन दो के बीच में देश क्या कुछ कहता है। और दो बातें, दो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम। कल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत, तो 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठा है। और ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, प्रतिष्ठा पे मोदी जी कैसे ले आए हैं वो आप लोग देख ही रहे हैं। खैर, लेकिन इधर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उस पर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त हम मणिपुर की राजधानी इंफाल में हैं और यहां से मात्र 28 किलोमीटर की दूरी पर थौबल है, और वहीं से इस यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इसलिए महत्वपूर्ण है ये जगह। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी होती हैं क्योंकि कहीं न कहीं राहुल गांधी यहां से एक और रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। 6700 किलोमीटर अगर राहुल गांधी नाप देते हैं तो फिर राहुल गांधी का कद क्या होगा देश की राजनीति में, यह समझना होगा। आना चाहता हूं उसी कद को लेकर के, क्योंकि यहां आज अगर हम विश्लेषण कर रहे हैं, लोग हो सकता है कि कहें कि बहुत ज्यादा आप शायद राहुल गांधी में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी देख रहे हैं। आप राहुल गांधी को एक नायक के रूप में आप पेश कर रहे हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 को आपने देख लिया। पार्ट 2 के बाद क्या कुछ परिस्थितियां बदलने जा रही हैं। राहुल गांधी का खुद का कद, कांग्रेस पार्टी का कद, और इंडिया गठबंधन अब साथ में है। और कल से ये साफ दिखाई दे रहा है, कल से जब से ये यात्रा शुरू होगी तब से साफ दिखाई दे रहा है कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ इस यात्रा के अलग अलग पड़ावों में भी मिलने वाला है, जुड़ने वाला है, साथ चलने वाला है। जरा आना चाहता हूं दीपक पासपोर्ट जी आपके पास। दीपक जी, जरा विश्लेषण आपका इस पे, इसलिए भी क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी यात्रा आएगी, यात्रा बिहार में भी जाएगी, और यात्रा सबसे लंबा समय गुजारेगी उत्तर प्रदेश में, जैसा गर्ग साहब कह रहे थे, और 8 दिन तक असम में रहने वाली है। एक बार असम जाएगी, उसके बाद वापस वहां से वो यात्रा अरुणाचल प्रदेश, फिर आएगी मेघालय, फिर असम जाएगी, उसके बाद। तो ये बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रास्ते हैं। इन टेढ़े मेढ़े पगडंडियों से गुजरते हुए राहुल गांधी आने वाले समय में देश की सियासत को किधर लेके जा रहे हैं, और खुद उनके कद की बात जरा आपके जरिए समझना चाहता हूं। राजीव जी, देखिए जो यात्रा, दूसरी जो यात्रा है न्याय यात्रा के नाम से, ये बहुत सारे प्रतीकात्मक रूप से लोगों तक इसका संदेश जाएगा। पहली बात तो लोगों को ये दिलासा मिलेगी कि ऐसे समय में जब देश में चारों तरफ अंधेरा है, उस दौरान भी कोई एक आदमी तो है जो लगातार आगे बढ़ रहा है, मशाल लेके बढ़ रहा है, और वो अकेले नहीं बढ़ रहा है, वो कई लोगों को लेके बढ़ रहा है। वो केवल अपना व्यक्तित्व कोई बड़ा बनाने के लिए नहीं कर रहा है, कोई 10-12 दिन में ड्रेस रहा है, हर इवेंट के लिए एक नया परिधान नहीं सिलाई करवा रहा है। वो बढ़ रहा है ऐसे वक्त में जब उसको लगातार मिटाने की कोशिश हो रही है। पिछले लगभग 10 वर्षों में सबसे बड़ी एक्सरसाइज अगर भारतीय जनता पार्टी ने की है तो 2 चीजों की है कि किस तरीके से कांग्रेस को पूरा का पूरा जो है वो बता दिया जाए देशवासियों के सामने कि कांग्रेस जो है वो मिट चुकी है और उसकी कोई हैसियत नहीं है। राहुल गांधी की को लेके क्या क्या किया गया, वो सारी कवायदें भी हमारे सामने है पिछले 10-11 वर्षों की। ऐसे समय में गांधी ने न केवल अपने व्यक्तित्व को पहले के मुकाबले और लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा पहला जो था वो यात्रा जो थी, देखिए भावनात्मक इशू को लेकर थी कि वो जो थी वो नफरत के खिलाफ मोहब्बत बात थी, लेकिन अब उससे वो एक कदम आगे है, वो न्याय की बात करने लगे हैं। बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात,
जिस तरीके से इम्फाल से इस यात्रवाद को थौबल भेजा गया है, तो शायद वहां की सरकार को पता नहीं कि और बहुत बड़ा प्रतीकात्मक महत्व दे दिया गया है, क्योंकि 23 मार्च 1891 में पहला एंग्लो मणिपुर वॉर जो है वो वहीं से शुरू हुआ था। लगभग 50 मणिपुरी जो है वो वहां पर शहीद हुए थे। उनके जनरल पावना थे जिसका सर कलम कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, वो वही जगह है। दूसरी बात, थौबल भी उतना ही हिंसाग्रस्त है जितना मणिपुर के बाकी क्षेत्र हैं। अभी 1 जनवरी को ही वहां पर 4 लोग हुई है, लगभग 10-11 लोग वहां घायल हुए हैं। तो इम्फाल से हटाकर कोई बहुत बड़ा नुकसान अगर सरकार ये सोचती है कि उसने कर दिया इस यात्रा का, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रतीकात्मक रूप से अब तो ऐसा लगने लगा है कि थौबल जो है वो कहीं की महत्वपूर्ण जगह थी जहां से वास्तव में ऐसी यात्रा की शुरुआत की जाए। दूसरी बात, अब वहां पर से जब यात्रा शुरू होगी तो देखिए अभी इस समय जो राजनीतिक परिस्थिति ये है, अगर हम सीधे सीधे तरह से विभाजन, दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, उत्तर सहित तो जो हिंदी का क्षेत्र है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा वर्चस्व है, लेकिन देखिए दक्षिण में जो है वो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बेबस है, वहां पर नजर आती है, वहां पे कोई डेंट नहीं कर पा रही है। इसके विपरीत गठबंधन और कांग्रेस इस स्थिति में आ गए हैं कि जिसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वो जो 9 राज्य जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं उसमें भी 4 राज्य तो बहुत क्रूशियल है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। इन चारों राज्यों से राहुल गांधी गुजरने वाले हैं और वहां पर सीधे सीधे ये स्थिति नजर आ रही है कि हाँ, यहां पर भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को बचाना भारी पड़ रहा है। और आगे क्या होता है नतीजों में, लोकसभा के चुनाव में, वो बात की बात है, लेकिन ये बात तो जरूर है कि यहाँ पर गठबंधन की ताकत बहुत बढ़ रही है। और मजेदार बात यह है कि गठबंधन वहां पर टूट रहा है। तमाम तरह के हथकंडों के बावजूद, तमाम तरह के जो गोदी मीडिया के द्वारा जो अलग अलग तरह से प्रचार किया जा रहा है कि कभी वो किसी को नाराज बता देते हैं, कभी किसी को बताते हैं कि वो बायकॉट करके चले गए, कभी किसी के बारे में बताया जाता है कि इनका गठबंधन हो ही नहीं सकता, ये पेच फंसेगा, फला पेच फंसेगा। इन सब के बावजूद गठबंधन जो है वो अटूट है। ये संदेश लंबे समय से दे रहे हैं। 28 दलों का एक साथ जुड़े रहना, वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के सामने, ये अपने आप में भी एक बहुत अद्भुत बात है। और मुझे लगता है जैसे जैसे अब राहुल गांधी का कारवां बढ़ेगा वो और बहुत ज्यादा विजिबल हो जाएगा। देखिए अभी तक तो जो कुछ हो रहा था वो बंद कमरों में बैठकें हो रही होंगी, सीटों का बंटवारा हो रहा होगा, और एक तरह से जिस कांग्रेस ने और पूरे के पूरे 28 जो दल है उन्होंने एक तरह से यह तय किया गया कि बहुत ही आवश्यक जानकारियां ही मीडिया तक पहुंचाई जाए, क्योंकि सतर्क है वो, उसे पता चल गया कि स्क्रीन बहुत छनी हुई खबरें जो है वही मीडिया तक जाए ताकि लोगों में कोई गलतफहमी पैदा करने की उनकी गुंजाइश न बचे। लेकिन जब राहुल गांधी सड़कों पे चलेंगे, उनसे जब नेता मिलेंगे तो बहुत विजिबल रहेगा, वो दृश्यमान रहेगा, लोगों के सामने दिखेगा, लोग अपनी आंखों से देखेंगे कि हाँ ये साथ है। तो आप क्या अफवाह फैलाएंगे? आप उसके बाद अगर उद्धव ठाकरे आपकी यात्रा के साथ हैं, संजय राउत वहां पहुंच गए हैं, वो जब कुछ समय उनके साथ रहेंगे तो आपके सामने इस तरीके की गलत प्रचार करना या खराब एक तरह से जिसको हम कहते हैं कि दुष्प्रचार करना असंभव हो जाएगा कि शिवसेना उनसे नाराज है। या आगे आने वाले समय में जब अखिलेश मिलेंगे तो ये सारी की सारी चीजें जो दिखने जा रही हैं, यही दिखना जो है सारा का सारा फर्क पैदा करेगा। और मुझे लगता है कि ऐसे समय में ये यात्रा शुरू हो रही जब सिर्फ 8 दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने इस 10 साल के कार्यकाल का सबसे बड़ा इवेंट, वो इतना बड़ा इवेंट है कि बालाकोट और पुलवामा से भी बड़ा है, उसको पेश करने जा रही है, जिसके लिए पहले से 11 दिनों का अनुष्ठान जो है वो हमारे मोदी साहब ने शुरू कर दिया है। तो उसको किस प्रकार से डिफ्यूज करेगी ये यात्रा, ये हम सब देखेंगे। तो मुझे लगता है कि कल की यात्रा जो है वो केवल इतने तक उसको सीमित न किया जाए कि राहुल गांधी का कद क्या है। राहुल गांधी का कद अब सभी लोगों ने लगभग स्वीकार कर लिया है, तो इस यात्रा को नहीं निकालते तो भी ये माना जाता है कि राहुल का कद काफी बड़ा है। और जो कुछ भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से दुष्प्रचार कर रही थी, उन्हें जो मिनिमाइज करने की कोशिश की जा रही थी, अंडररेट करने की कोशिश की थी, वो सारा का सारा पहले ही लोगों का भ्रम दूर हो चुका है। अब तो केवल बचा हुआ वही एक जमावड़ा है, लोगों का जन समुदाय है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी कुछ भी कर लें, लेकिन उसके बावजूद जो है एक जो उनके बारे में बात कही जाती है उनके अपने लोगों के बीच, वो कायम रहेगी। लेकिन समाज पर अब उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जो वोटर फ्री है, जो वोटर फ्लेक्सिबल है, जो शिफ्ट करते हैं, उन पर अब इसका असर नहीं होने जा रहा है। अब चाहे राम मंदिर हो जाए, चाहे जो भी कर ले राहुल गांधी, और उसको सीमेंटीकरण कर देंगे अपने व्यक्तित्व का,
गठबंधन का। लेकिन मजेदार बात यह है कि इतने बड़ी यात्रा के बावजूद उन्होंने गठबंधन का महत्व जो है वो कहीं भी कम नहीं होने दिया। ये असली बात है। जिस प्रकार से मोदी जी ने सारी भारतीय जनता पार्टी को मिनिमाइज करके उन्होंने अपनी जेब में डाल दिया है, राहुल गांधी ने वैसा नहीं किया है। ये भी एक बड़ा फर्क होगा। राजू जी। एक बहुत बड़ा पिछले 10 साल का मोदी सरकार का सबसे बड़ा इवेंट अगले सप्ताह होने जा रहा है 22 तारीख को अयोध्या में। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं, अगर इवेंट ही कहा जाए तो इवेंट कर रहे हैं राहुल गांधी, जिसकी शुरुआत कल से हो रही है। लेकिन इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात है और न्याय से ही इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। जोड़ दिया गया है, भारत जोड़ो यात्रा में न्याय शब्द को जोड़ा गया है। समझना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपसे भी कि यहां जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इस पर बहुत सारी हम चर्चा कर रहे हैं। मणिपुर, और चूंकि अपनी टीम यहां ऑलरेडी मौजूद है मणिपुर के इम्फाल से, ये कार्यक्रम हम भी कर रहे हैं, और मणिपुर के लिहाज से देखा जाए, पूर्वोत्तर के हिसाब से देखा जाए तो फिर चूंकि जो भी जितने भी विश्लेषण हम कर लें, लेकिन घूम फिर करके 2024 पे आते हैं। 2024 पूर्वोत्तर की 25 सीटें, एक दो सीट नहीं बल्कि 25 सीटें हैं लोकसभा की, असम मिलाकर, और 25 सीटों पर में से कितनी सीटें हैं कांग्रेस के पास आप जानते हैं अच्छी तरह से। इस यात्रा का क्या असर पड़ते हुए आप देखते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ इन 25 सीटों पे बात की जाए और उसमें मणिपुर से इस यात्रा को निकालना, इसका क्या असर पड़ेगा? क्या कोई व्यापक असर पड़ने वाला है? इन्हीं पूर्वोत्तर के राज्यों की ही बात करें जहां हिमंता विश्व शर्मा जैसे नेता भी और मुख्यमंत्री असम के हैं, जो लगातार बार बार राहुल गांधी पे वार करते हैं। उनके सामने अगर पूछा जाए तो शायद दुश्मन नंबर 1 राहुल गांधी ही है, उस लिहाज से वो बात करते हैं। कैसे देखा जाए अमलेंदु उपाध्याय जी? देखिए राजीव जी, हिमंता विश्व शर्मा से तो उनका मतलब जो झगड़ा है राहुल गांधी से, वो तो बिस्कुट का झगड़ा है, बाकी और कोई झगड़ा तो मुझे लगता नहीं है कोई उस तरीके का है। जो शुरुआत हुई वो कहाँ तक पहुंची वो बात अलग की है। लेकिन जो आपने कहा कि वो इस मणिपुर से जो शुरुआत होगी इस यात्रा की और उसका कुल मिलाकर के क्या असर होगा, खासतौर से पूर्वोत्तर को लेकर के। देखिए राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी आज पूर्वोत्तर में अधिकांश सीटें जो है वो लोकसभा की जीत करके आ रही है। आप समझ लीजिए कि मणिपुर का असर ये है कि पिछले 10 सालों में ये पहला चुनाव हुआ मिजोरम का कि जहां प्रधानमंत्री जिस चुनाव में नहीं गए, वरना तो जो है वो म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव तक में पहुंच जाते हैं। आपको याद होगा कि कोरोना काल में हैदराबाद पहुंच गए थे प्रधानमंत्री, भले ही वो सीधे सीधे नहीं गए, लेकिन वैक्सीन का मतलब निरीक्षण करने के बहाने जो थे वो एक तरीके से म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में भी कूद पड़े थे प्रधानमंत्री जी। लेकिन प्रधानमंत्री किसी भी तरीके से मतलब मिजोरम भी नहीं गए। तो मणिपुर का असर ये है, मुझे लगता है कि मणिपुर का ये असर इसलिए और ज्यादा हुआ, हो सकता है मिजोरम चले भी जाते प्रधानमंत्री, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से मणिपुर हो आए और मणिपुर की चीजें राहुल गांधी ने जिस तरीके के सामने रखी और उसके बाद सारी दुनिया में जिस तरीके से इस पर चर्चा हुई, और प्रधानमंत्री के एक तरीके से कहा जाए कि प्रधानमंत्री जब थे वहाँ यूएस में तो बराक ओबामा भी उनके मित्र हैं, उन्होंने भी कुछ टिप्पणियां कर दी थी उल्टी सीधी प्रधानमंत्री को लेकर के। तो ये सारी चीजें हुई। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्वोत्तर जो है वो एक तरीके से नीलबटिया सन्नाटा होने जा रहा है और ये यात्रा जो है इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो अदा करेगी। कांग्रेस को कितना गेन होता है और क्षेत्रीय दल वहां के हैं उनको कितना गेन होता है वो एक अलग का मसला हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए अब पूर्वोत्तर का कोई भी क्षेत्रीय दल जो है वो किसी भी हाल में तैयार नहीं होगा। ये मिजोरम के उनके सहयोगी जो थे उनके मुख्यमंत्री, उनके बयान से भी जो था चुनाव से पहले वो स्पष्ट हो गया था। यानी पूर्वोत्तर से तो भारतीय जनता पार्टी को ये यात्रा डेट लगा ही रही है। अब इसके बाद राजीव जी ये पूर्वोत्तर से निकलकर जब ये मैदानी इलाकों में पहुंचेगी और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब होती जाएगी और जिन सीटों से राजीव जी यात्रा गुजर रही है वो लगभग 100 सीटें हैं कुल मिलाकर के। अब अगर राहुल गांधी की ये यात्रा उन 100 सीटों को मतलब जिनसे गुजरेगी, मतलब उन राज्यों में तो 357 सीटें हैं जहां से गुजर रही, लेकिन जिन सीटों का जो रूट तैयार हुआ है उनसे गुजरेगी वो लगभग 100 सीटें हैं। अब इन 100 सीटों में अगर राहुल गांधी की इस यात्रा ने, मैं कहता हूं कि थोड़ी आप 30% पे ही, अगर 30 सीटों पे ही अगर प्रभाव डाल दिया और 30 सीटें विपक्ष के खाते में चली गई यहां से भारतीय जनता पार्टी से निकल करके, तो सरकार तो वैसे ही घुटनों पे आ जाएगी मोदी जी की 2019 के हिसाब से ही। मतलब सारे समीकरण आप छोड़ दीजिए, कौन कौन से समीकरण है, कौन कौन से समीकरण नहीं है।
तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस यात्रा से परेशानियां भी बहुत ज्यादा पैदा हो रही हैं और ये कोशिशें हो रही हैं कि किसी भी तरीके से इस यात्रा में व्यवधान पैदा किए जाए। मणिपुर से जो व्यवधान शुरू हुए वो व्यवधान अब आकर के असम तक जो है वो शुरू हो गए हैं। असम में भी जो है वो व्यवधान डालने की कोशिश हो रही है। तो ये व्यवधान तो रास्ते भर इसमें पड़ेंगे और व्यवधान आइए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मैं समझता हूं कि अपना जो है वो अस्तित्व की लड़ाई एक तरीके से लड़ रही है 2024 के चुनाव में। और अब भारतीय जनता पार्टी है या मोदी जी, मतलब जो भी है दोनों में से जो भी लड़ रहा हो तो वो अपना लड़ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि वो दोनों के लिए जो है मतलब कांग्रेस के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, दोनों के लिए ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है। और देश के लिए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राजीव जी है, क्योंकि देश की दशा दिशा जो है आगे आने वाले 25 साल जो है उसके लिए भी तय हो जाएगी। ये विकसित भारत जो है वो किस तरीके का विकसित भारत 2047 में बनना है, मोदी जी बनाना चाहते हैं उस तरीके का बनेगा, या जैसा पंडित नेहरू ने, महात्मा गांधी ने और शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने सोचा था कि भारत कैसा होना है तो 2047 में वैसा होगा। तो ये जो है मुझे लगता है कि ये दो भारत के बीच की भी इस तरीके की लड़ाई है। अब आप इसको चाहे इंडिया बनाम भारत की लड़ाई कह लीजिए, जैसा कि प्रधानमंत्री साबित करना चाहते हैं, और चाहे आप कह लीजिए कि ये दो भारत की लड़ाई है, जो भी है बहरहाल ये एक जो आइडिया है भारत का उसके भी जो है की लड़ाई है कुल मिलाकर के। तो अब इस लड़ाई में कौन जीतता है कौन हारता है वो एक अलग का मसला है। मुझे लगता है कि देश को निश्चित तौर से जीतना चाहिए। राहुल गांधी अगर राजीव जी देश को मजबूत करने के लिए यात्रा निकाल रहे भी जो है अच्छी बात है, और अगर कांग्रेस को विपक्ष को मजबूत करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं तो वो उससे भी वो भी देश को मजबूत करने के लिए ही यात्रा है। तो दोनों तरीके से देश तो मजबूत होना ही होना है इस यात्रा के जरिए। अब अगर कांग्रेस को बल मिलता है, क्षेत्रीय दलों को मिलता है, आज खड़गे जी का बयान था, उन्होंने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया कि भाई बैठक हुई, उसमें अच्छे तरीके से चर्चा हुई और मैंने और राहुल गांधी ने विपक्ष के अपने इंडिया ब्लॉक के सारे गठबंधन के नेताओं को निमंत्रण दिया कि आप अपनी सुविधा के अनुसार जहां चाहे वहां इसमें शरीक हो सकते हैं। तो यानी कि अब ये यात्रा जब निकलेगी राजीव जी, तो ये केवल अकेली राहुल गांधी की यात्रा नहीं होगी। और भारत जोड़ो यात्रा से और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच में एक अंतर राजीव जी ये भी है कि जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी उस समय सोनिया गांधी जो थी वो एडहॉक एक तरीके से कहा जाए वो कांग्रेस की अध्यक्ष थी। राहुल गांधी के साथ पूरी कांग्रेस नहीं थी। G23 जो था वो कांग्रेस के अंदर मौजूद था और बाद में खड़गे जी अध्यक्ष बने। उसके बाद फिर जब ये यात्रा हुई, आज जब ये राहुल गांधी ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के सर्वशक्तिमान अध्यक्ष हैं, सक्रिय अध्यक्ष हैं, जमीन पे मौजूद अध्यक्ष और मजबूत अध्यक्ष हैं। सबसे बड़ी बात यह है। और पूरी कांग्रेस जो है वो आज राहुल गांधी के एक तरीके से कहा जाए वो मजबूती के साथ खड़ी है। इंडिया ब्लॉक भी जो है वो इस यात्रा से बहुत सारी उम्मीदें लगाए हुए है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यात्रा जो है सिर्फ पूर्वोत्तर या मणिपुर नहीं बल्कि पूरे देश के ऊपर जो है एक बड़ा असर डालेगी। मुझे लगता है कि 2 महीने जिस तरीके से यात्रा चलेगी इस देश की दशा और दिशा बदलने वाली होगी राजीव जी। बिल्कुल, देश की दशा और दिशा कैसे बदलने वाली है इसी की हम चर्चा कर रहे हैं। इस यात्रा की शुरुआत कल से हो रही है और हम लोग उसी यात्रा को कवर करने के लिए इस वक्त मणिपुर की राजधानी इंफाल में हैं। हमेशा आप जानते हैं, जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए रिपीट कर रहा हूं कि हमेशा हम लोग बाहर से करते हैं प्रोग्राम, खासकर न्यूज पॉइंट, लेकिन आज होटल के कमरे से कर रहे हैं इसलिए कि बाहर का मौसम खराब है। आप जानते हैं मौसम में सब कुछ आता है, हर तरह से मौसम खराब है, इसीलिए ये यात्रा भी इंफाल से नहीं निकलकर बल्कि यहां से 28 किलोमीटर की दूरी पर थौबल है वहां से निकल रही है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वो प्लेस भी है जिसकी चर्चा पहले कर चुके हैं हम और उसके बारे में आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तमाम बड़े नेताओं के साथ जयराम रमेश ने जो बातें कही थी वो भी आप सुन चुके हैं। तो इस यात्रा की चर्चा हम कर रहे हैं। इस यात्रा के क्या मायने हैं, इसके राजनीतिक मायने, सियासी मायने क्या है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा ये भी कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की घोषणा भी इसी यात्रा के दौरान होगी, ये भी तय मानिए। और अगर और साथ साथ एक बड़ा इवेंट और भी हो रहा है सप्ताह भर बाद, जिसमें माना जाए कि सबसे बड़ा इसलिए क्योंकि बीजेपी की राजनीति जो है उसी के इर्द गिर्द रही है। मंदिर वहीं बनाएंगे, इसी का गान तो गाते रहे थे, अब मंदिर बनवा दिए तो फिर आगे क्या होगा? क्या यहां फुल स्टॉप है या यहां से आगे कोई और राजनीति बढ़ने वाली है? इसकी चर्चा भी हो ही रही है, आगे हम करेंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो एक यात्रा फिर से निकली है, 6700 किलोमीटर टेढ़े मेढ़े रास्ते, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ते। सफर कितना कठिन होगा और उसके बाद फायदा क्या होगा कांग्रेस को, देश को क्या होगा, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास, फिर आता हूं श्रवणगर साहब के पास भी। शकील अख्तर जी, कैसे देखा जाए, बहुत सारे इंफॉर्मेशन रहते हैं आपके पास में, कल क्या कुछ होने जा रहा है?
हालांकि मैं बैठा हूं इम्फाल में, लेकिन आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि बहुत कुछ ऐसी चीजें, ऐसी खबरें होती हैं जो आप तक पहले पहुंच जाती हैं। कल के इस इवेंट को कैसे देखा जाए, कितना बड़ा इवेंट माना जाए कल जब इस यात्रा को लेकर निकलेंगे राहुल गांधी? देश को एक बात समझना चाहिए कि कोई है जो उनके लिए लड़ रहा है, और अगले 2-3 महीने देश इसी बात को समझने की कोशिश करेगा। साथ ही वो ये भी देखेगा कि वो कौन है जो जनता के मुख्य मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, मणिपुर की हिंसा, सरकारी शिक्षा का खत्म होना, सरकारी चिकित्सा का खत्म होना को भावनाओं के खेल में दबाने की कोशिश कर रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू होंगे। एक तरफ जो देश में डर बैठा हुआ है उसको खत्म करने की राहुल गांधी की कोशिश, और दूसरी तरफ जनता की सारी समस्याओं को भावनाओं के अंदर दबाने की कोशिश। तो आप देखिए कि इस बात को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत सबसे पहले इंडिया गठबंधन के लोगों की है, और इसीलिए आज का दिन इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए तय किया गया था कि राहुल गांधी की यात्रा के ठीक पहले एक बार सब फिर से एकजुट हों। और वही हुआ कि आज की बैठक के बाद एक बड़ा मैसेज गया है कि हम सब एक हैं। आज केजरीवाल का आना एक सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि जिन लोगों का नाम लिया जाता है कि जो लोग कांग्रेस को धोखा दे सकते हैं, जो लोग कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे, या जो लोग बीजेपी की बी टीम है, उनमें सबसे ऊपर सबसे पहले केजरीवाल का ही नाम आता है। केजरीवाल, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव। लेकिन अखिलेश भी समर्थन कर रहे हैं। ममता बनर्जी आज की बैठक में नहीं आई है, लेकिन ममता को भी समर्थन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ममता के यहां जितने छापे पड़ रहे हैं, ममता इस बात को अच्छी तरह समझ रही है कि किसी भी सौदेबाजी से या तात्कालिक रूप से मोदी जी को खुश करके वो इससे बच नहीं सकती। अगर उन्हें बचना है तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटें उन्हें देना पड़ेंगी। और क्या ममता बनर्जी इतना बड़ा रिस्क ले सकती हैं कि आधा बंगाल जो है वो मोदी जी को सौंप दे? तो आज उन्हें ये समझना पड़ेगा कि 2 या 3 महीने की बात है, परेशानियां आएंगी, लड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर मोदी जी को नहीं हराया जी, मोदी जी को नहीं हटाया, उसके बाद ममता बहन जी के लिए बहुत बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल पूर्वी भारत का सबसे बड़ा केंद्र है, और वो बहुत लंबे अरसे से मोदी जी के निशाने पर है। पिछला चुनाव हम सबने देखा, कई राज्यों के चुनाव हुए, मगर जिस तरह से वो चुनाव मोदी जी ने लड़ा था, वो ये बताता है कि वो किसी भी हालत में बंगाल पे कब्जा करना चाहते हैं। तो ये बात अब सबको समझना पड़ेगी। ममता बनर्जी, केजरीवाल जी जो आज आए, बहुत अच्छे से मिलके गए, बहुत सारी बातें करके गए, और ये कह के गए कि हमारी तरफ से कोई भी बाधा सीट शेयरिंग में नहीं बनने वाली है, हम सीट शेयरिंग के लिए तैयार हैं। और अखिलेश यादव को भी ये बात समझ लेना चाहिए कि अगर वो नहीं आए, अगर उन्होंने किया, तो मायावती जी बिल्कुल तैयार बैठी हुई। मायावती जी बार बार एक ही बात कह रही हैं कि अखिलेश ये कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ये कर रही है। उनका कहने का सीधा आशय है कि अगर आप अखिलेश को हटाते हो तो मैं समर्थन पर विचार कर सकती हूं। तो ये जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत दिलचस्प है, और दिलचस्प होने के साथ साथ इंडिया गठबंधन के फेवर में जा रही है। मायावती और अखिलेश जितना ज्यादा लड़ेंगे, उसका संकेत एक ही होगा कि दोनों इंडिया गठबंधन की तरफ ही झुकेंगे। आज किसी की इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है कि वो सीधा बीजेपी का समर्थन करे जी। अगर वो कर सकते हैं तो करके देख लें। उनका एक बड़ा वोट बैंक जो है, उनका एक बड़ा जनाधार जो है, वो 1 मिनट के अंदर खिसक जाएगा। इसलिए आज की तारीख में सबको इंडिया गठबंधन की जरूरत है, और इसीलिए राहुल गांधी की यात्रा पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। और जहां तक मणिपुर का सवाल है, तो बहुत बड़ी तादाद में वहां मीडिया पहुंच चुका है, और कल भी मीडिया बहुत बड़ी तादाद में वहां आ रहा है, क्योंकि ये अब नेशनल इवेंट नहीं है, ये इंटरनेशनल इवेंट बन गया है।
बाहर के तमाम जो मीडिया संगठन है उन सब की दिलचस्पी इसमें है और वो यहां से कल के सारे वीडियो चाहते हैं और इस खबर को दिखाना चाहते हैं वो लोग। तो आज की तारीख में ये इस वक्त का सबसे बड़ा इवेंट है। अब 22 जनवरी कितना बड़ा बनेगा, क्या होगा, ये एक अलग मुद्दा है, मगर 22 जनवरी से पहले पहले तक राहुल गांधी की न्याय यात्रा एक बड़ा इशू बन जाएगी। और ये इशू का महत्व सबसे ज्यादा दो ही बातों के लिए है, एक जनता के मन से डर खत्म हो और दूसरे जनता के मन के साथ साथ इंडिया गठबंधन के जो दल है उनके मन से डर खत्म हो। जिस दिन डर खत्म हो गया, राहुल गांधी की तरह उन्होंने हिम्मत कर ली, खड़गे जी की तरह वो बोलने लगे, तो फिर आप समझ लीजिए कि मोदी जी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। आज मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत जो है वो एक ही है कि देश डरा हुआ है, पूरा देश डरा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी डरने को तैयार नहीं है। उन्होंने पहली यात्रा निकाली, लोकसभा से उन्हें बाहर निकाल दिया गया, ईडी ने पूछताछ करी, आपने सब कुछ देखा। जहां अन्याय हुआ राहुल गांधी सबसे पहले पहुंचे और उनके तेवर, जिसको अन्ना हजारे के आंदोलन में एक सबसे ज्यादा इस गोदी मीडिया ने हाईलाइट किया था, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के जरिए वो कांग्रेस को कमजोर करते थे उन दिनों। तो आज वो बॉडी लैंग्वेज शब्द को भूल गए हैं, आज बॉडी लैंग्वेज की बात नहीं करते। तो आज अगर वो बॉडी लैंग्वेज देखे या उसके कोई एक्सपर्ट उनके पास हो तो वो ये बता दे कि राहुल गांधी उन्हें कहां विचलित दिखाई देते हैं, राहुल गांधी उन्हें कहां घबराए हुए दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष के नेता है उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में जहां ये इवेंट हो रहा है, सबसे बड़ा प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वहां मुख्यमंत्री के अलावा, यूपी के मुख्यमंत्री के अलावा किसी मंत्री को भी निमंत्रण नहीं, कोई मंत्री भी नहीं जा रहा है वहां, सिर्फ मुख्यमंत्री। तो ये जो है मोदी जी को फिर से एक बार रिलॉन्च करने का बड़ा आयोजन बनने वाला है। मोदी जी को किस तरह से रिलॉन्च किया जाएगा, मोदी जी की छवि फिर से किस तरह बनाई जाएगी, क्योंकि ये उनको लगने लगा है कि मोदी जी की छवि जो है अब उसमें डेंट आ गया है और राहुल गांधी की छवि उनके मुकाबले बढ़ रही है। तो ये अगले 2-3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं राजीव जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 2-3 महीने जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और अभी जो आप कह रहे थे कि सिर्फ मुख्यमंत्री को बुलाया जा रहा है और उनके मंत्री को नहीं बुलाया, मंत्रियों को नहीं बुलाया जा रहा है, तो फिर आखिर सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को आप बुलाए और वो नहीं जा रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए, इसलिए क्योंकि वहां जगह कम है। तो क्यों आमंत्रण उसी हिसाब से, लोगों को आमंत्रित उसी हिसाब से किया जाता है जितनी वहां कुर्सियां हो, जितनी वहां जगह हो। अगर नहीं है तो फिर आप उन लोगों को क्यों बुला रहे हैं। खैर, ये सवाल तो उठता रहेगा, इस पे चर्चा होती रहेगी, पहले से मैं कह रहा हूं। लेकिन चर्चा आ चुकी, इंफाल में हम हैं, मणिपुर की राजधानी, और यहां डीबी लाइव की टीम पहुंच चुकी है और कल पल पल की रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाएंगे। क्या कुछ चल रहा है, कैसे इस यात्रा की शुरुआत हो रही है और उसके अलावा ये यात्रा आगे क्या कुछ करने वाली है, अलग अलग पड़ावों में हमारी टीम मौजूद रहेगी। और उसके अलावा ऐसे भी अगले 60-65 दिनों तक, जब तक ये यात्रा चलेगी, रोजाना हम लाइव कवरेज आपको दिखाते रहेंगे, ये वादा रहा। जैसे आप याद कीजिए कि फर्स्ट भारत जोड़ो यात्रा के भी कवरेज हम आप लोगों तक पहुंचाए थे। और लेकिन इसकी जो व्याख्या है, इसका जो विश्लेषण है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर अभी हम चर्चा पिछले लगभग घंटा सवा घंटा से कर रहे हैं। और अब एक बार फिर से आना चाहता हूं गर्ग साहब के पास, श्रवण गर्ग साहब के पास में, और जरा उनसे भी समझना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव की अगर घोषणा हो जाती है, और चूंकि पहले भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 के समय कोई चुनाव, मतलब लोकसभा टाइप का कोई चुनाव नहीं था, लेकिन अब ये चुनाव सामने हैं, लोकसभा के चुनाव हैं सामने, और उसी दौरान ये यात्रा चल रही है। ये कितना परेशान कर सकती है गर्ग साहब बीजेपी को या एनडीए को कहें तो, और यहां से कितना मजबूत दिखाई देता है आपको इंडिया गठबंधन, जरा उसकी व्याख्या आपसे समझना चाहता हूं, उसके बारे में सुनना चाहता हूं। गर्ग साहब अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
मुझे लगता है कि चुनाव तो राजीव जी समय पर ही होंगे, ये पहले तो होंगे नहीं, और निश्चित रूप से इस यात्रा का बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। एक जो चीज देखना चाहिए अपने को, हम लोगों को सबको देखना चाहिए कि इस यात्रा का जो रूट है वो कितना कितना बारीकी से उस पर काम किया गया है, कि मतलब उसको कहाँ से गुजरना चाहिए। जैसे इम्फाल से कोहिमा जा रहे हैं, और कोहिमा से फिर जोरहाट जा रहे हैं, और वहां से ईटानगर जा रहे हैं, और वहां से फिर असम में प्रवेश कर रहे हैं, और वहां से फिर वो जो प्रवेश कर रहे हैं गुवाहाटी और वगैरह होते हुए तो फिर सिलीगुड़ी में जा रहे हैं, और फिर वहां से बिहार में आ रहे हैं, और फिर बंगाल में फिर से नहीं, उससे मुर्शिदाबाद। पहले मेघालय भी जा रहे हैं। हाँ, मेघालय भी गर साहब, उससे पहले मेघालय, असम के बाद वो सब गुवाहाटी होते हुए मेघालय भी आ रहे हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो रूट है इसका एक जो एनालिसिस करें कि ये रूट इस तरह से क्यों बनाया गया है, इसका क्या कारण हो सकता है। ये जो 100 सीटें इनके रास्ते में पड़ने वाली हैं वो कौन सी सीटें हैं, कितनी वल्नरेबल हैं बीजेपी के लिए। क्योंकि आप एक चीज सोचिए कि उत्तर पूर्व में कुल मिलाकर 25 सीटें हैं असम सहित, और उसमें से बीजेपी के पास 19 सीटें हैं अभी अब, और बड़ा चंक जो है वो असम का है। अब अगर ये सीटें प्रभावित होती है, जो अभी मणिपुर में सब चल रहा है और तमाम चीजें चल रही है, तो ये उत्तर पूर्व का इलाका कितना बड़ा इलाका है, और वो पूरी भारत की राजनीति को, मतलब अगर आप बिहार, असम, और फिर बिहार, वेस्ट बंगाल, और फिर असम, और फिर बाकी जो 7 सिस्टर्स हैं इनको देख लें, तो एक तो ये यात्रा जो बड़ी इंपॉर्टेंट। मैं एक चीज की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं राजीव जी, जिस पर बहुत कम ध्यान गया है, कि जगन्नाथपुरी में 17 तारीख को एक बड़ी घटना हो रही है, और उसको बहुत प्रचारित नहीं किया गया, होने ही नहीं दिया गया। वो घटना यह है कि वहां जगन्नाथपुरी के मंदिर के चारों तरफ एक परिक्रमा टनल बनी है 2700 करोड़ रुपए खर्च करके, 3000 करोड़ रुपए खर्च करके, और उसका जो उद्घाटन है वो पुरी के जो राजा हैं वो कर रहे हैं, और ये जो है मुख्यमंत्री वो रहेंगे उसमें उपस्थित। पर जो मुख्य उसमें भूमिका है वो गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद जी की है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चारों धामों में ये जो महत्वपूर्ण मंदिर है, जिसका पहली बार इस तरह से परिक्रमा स्थल बना है और जीर्णोद्धार हुआ है, इसमें हमारे माननीय विश्व गुरु जो हैं उनकी अनुपस्थिति है, और ये 22 तारीख के पहले 17 जनवरी को हो रहा है। और उसमें जो दिखा मुझे अतिथियों के नाम, उसमें उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करने वाली राष्ट्रपति भी नहीं है। ये जो पूरा का पूरा कॉन्फ्रंटेशन हुआ है, जो शंकराचार्यों से लेकर जो इन्होंने बुराई मोल ली है, नाराजगी मोल ली है, वो काफी महत्वपूर्ण है, और वो आगे तक जाएगा। मतलब ये जो किया गया है, और चंपत राय जी की जो भूमिका रही, उन्होंने कहा कि ये तो मंदिर जो है रामानंद संप्रदाय का है, इसमें शाक्य का और शैव का और इनका किसी का कोई संबंध नहीं है। तो ये जो कंट्रोवर्सी इन्होंने चलाई है, बाकी मंदिर को लेकर जो इन्होंने कहा, प्रशांत जी ने जो काफी चीजें बताई है, वो अपनी जगह है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो यात्रा है ये बड़े क्रूशियल टाइम पे हो रही है, और इसका प्रभाव तो पड़ेगा। हमको एक चीज ये देखना चाहिए कि क्या हम बीजेपी को इतना अंडरमाइन करके चलें क्या, कि वो सारी चीजों को देखकर और इस तरह से कंसेशन देते हुए चली जाएगी, और अगर लोकसभा के चुनाव समय पर होते हैं और बीजेपी की सीटों को नुकसान होता है, बहुमत नहीं मिलता है, 400 सीटें नहीं मिलती हैं, तो क्या बीजेपी सत्ता आसानी से छोड़ देगी, इंडिया गठबंधन को दे देगी? ये जो
पूरा का पूरा समय है राजीव जी, ये जो चालू हुआ 1 जनवरी से, ये काफी महत्वपूर्ण है। और मेरा ऐसा मानना है कि हम एक देश जो है इस समय एक नए फेज में चला गया है, क्योंकि मोदी जी या बीजेपी जिस तरह के टकराव की मुद्रा में हैं कि उन्होंने धर्माचार्यों से भी नाराजगी मोल ली है और तमाम लोगों से भी दी है, और आधे अधूरे निर्माण के साथ वो मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, और वो मान रहे हैं कि उनको ऐसा ईश्वरीय आदेश से वो ऐसा कर रहे हैं। और 12 दिन का एक उन्होंने जो उपवास का जो भी एक क्रम शुरू किया है अब कल से, आप इसको क्या मानते हैं? क्या ये मानते हैं कि ये सारी चीजें बहुत ही प्रजातांत्रिक तरीके से या लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न हो जाएगी? मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक हम लोग बीजेपी को अभी अंडर एस्टिमेट भी कर रहे हैं, क्योंकि कई चीजें हम देख नहीं पा रहे हैं जो पर्दे के पीछे चल रही हैं। मैं ये तो मान के चलता हूं कि कोई व्यवधान उपस्थित नहीं किया जाएगा, क्योंकि असम में किसी भी तरह के व्यवधान का जो असर होगा वो देशव्यापी होगा, असम पर तो होगा ही। तो इसलिए, और बाकी जो रास्ते हैं, मतलब बंगाल में कुछ नहीं, बिहार में कुछ नहीं होगा, पर उत्तर प्रदेश में काफी समय 11 दिन देने वाले हैं, और वो जो समय होगा वो मंदिर के बाद का होगा, मतलब मंदिर के उद्घाटन के बाद का समय होगा, जबकि लाखों लोग ये कह रहे हैं कि प्रतिदिन हजारों लाखों लोग मंदिर पहुंचने वाले हैं। मुझे एक चीज जो नजर आती है वो ये नजर आती है कि थोड़ा सा देश को बड़ा कॉशियसली चलना पड़ेगा, और ये जो इंडिया गठबंधन के लिए ये बड़ा परीक्षा का समय है, क्योंकि ये सिर्फ सीटों का एडजस्टमेंट ही नहीं है, ये तैयारी के लिए भी जरूरी है कि ये लोग किस तरह से इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं। जो खबरें हैं जो बता रहे हैं कि अखिलेश केवल 4 सीटें देना चाहते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को, या ममता 2 सीटें देना चाहती हैं, या बिहार में केवल 6 सीटें देना चाहते हैं नीतीश कुमार। ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है कि इस तरह का जो चल रहा है मीडिया में या खुले तौर पर जो चीजें चल रही है, वो एक नए किस्म का नैरेटिव सेट कर रही हैं। जैसे आप कह रहे हैं, ये इन्होंने भी सभी ने कहा, ममता बनर्जी को लेकर जो कहा, अब वो अगर मीटिंग में आ जाती, ये तो स्पष्ट है कि जो खड़गे साहब को क्यों बनाया गया और नीतीश कुमार को संयोजक क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि हम सबको पता है कि नीतीश कुमार को लेकर ममता बनर्जी का जो विरोध था उसको डिफ्यूज करने के लिए पूरी की पूरी कार्रवाई की गई है। और नीतीश कुमार ने कहा भी है कि मैं संयोजक बन सकता हूं बशर्ते सारे दल उस पर सहमति व्यक्त करें। जो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वायर की रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो इंडिया गठबंधन के समय के सामने इस समय बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है। और ये जो राज्य हैं, महत्वपूर्ण राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र, पूरा का पूरा इनको ही तय करना है कि किस दिशा में इनको जाना है, क्योंकि आप चारों राज्यों की सीटों को अगर देखें तो काफी 200 से ऊपर सीटें हैं। तो ये एक मतलब राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं, पर जो बाकी काम है वो तो इन लोगों को करना है, नेताओं को। हम अरविंद केजरीवाल की मजबूरी को समझ सकते हैं कि उनको एक जिस क्षण में ये निर्णय लेना पड़ा उन पंजाब के बारे में और दिल्ली के बारे में, पर वो तो गुजरात पर भी दावा कर रहे हैं, वो और भी स्थानों को लेकर दावा कर रहे हैं कि वो सीटें चाहिए उनको। ये मामला निपटना चाहिए, पूरा का पूरा मामला। अगर ये नहीं निपटेगा तो थोड़ा सा इसकी इमेज को लेकर काफी दिक्कतें होंगी। राहुल गांधी की जो यात्रा है वो बहुत बड़ा, आप अगर इन 15 राज्यों की पॉपुलेशन को देखें, टोटल पॉपुलेशन जो इम्पैक्ट होने वाली है, मतलब
जो पहली यात्रा के मुकाबले ये जो पॉपुलेशन है, पूरी आबादी जो है वो बहुत बड़ी आबादी है, मतलब लगभग आधे से ज्यादा या 3/4 देश हो जाएगा इस पूरी यात्रा में। तो ये एक पूरे देश को आंदोलित करने वाली यात्रा है, और दोनों यात्राओं को अगर मिला लें आप तो फिर आप मानेंगे कि देखिए कितनी 11-12 हजार किलोमीटर की यात्रा पूरे देश की, और पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण वाली यात्रा बहुत बड़ा कांग्रेस के रिवाइवल के लिए और अपोजिशन के रिवाइवल के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होने वाली है। सही आप कह रहे हैं जी, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित होने वाली है, और उस लिहाज है। और जो आप बात कह रहे थे कि बीजेपी नहीं किया जा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या कुछ यहां से आगे जा रहा है? क्या बीजेपी की क्या तैयारियां हैं? ये मत भूलिए कि बीजेपी की तैयारियों में एक तैयारी ईवीएम की भी है, उसको आप कैसे भूल सकते हैं? तो इन तमाम चीजों को, क्या इस न्याय यात्रा में पॉलिटिकल जो राजनीतिक न्याय की बात हो रही है उसमें ईवीएम की चर्चा भी होगी? ये हमारे तमाम कई सारे साथी, तमाम दर्शक साथी जो हैं वो सवाल करते हैं। ये क्या एक आंदोलन के रूप में खड़ा होगा? सच क्या है वो सामने आएगा? दूध का दूध, पानी का पानी होगा? ये सवाल तो उठता है। लेकिन उसके अलावा राहुल गांधी की इस यात्रा से क्या कुछ आगे बदलने जा रहा है? कल से ऐसे भी देश में दक्षिणायन से सूरज जो है दक्षिणायन से उत्तरायण जाते हैं। आज लोहड़ी का त्योहार आज है, और उसके बाद अब कल से मकर संक्रांति, और पूर्वोत्तर के बहुत सारे, दक्षिण के बहुत सारे त्योहार, कई जगह नया वर्ष, अलग अलग ढंग से। और उसी में ये यात्रा, इतनी लंबी यात्रा, क्या ये भी कुछ परिवर्तन करने जाएगी? ये इस यात्रा से कुछ परिवर्तन हो जाएगा? क्या देश की सत्ता में परिवर्तन होगा? सवाल तो बहुत सारे हैं, और इसीलिए ये इस यात्रा पर नजरें टिकाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ पैदल चलने मात्र की यात्रा नहीं है। इस यात्रा के बहुत कुछ समझने, टटोलने, जानने, इन सब की जरूरत है, और वो सब कुछ हमारे सामने आने वाला है। इसीलिए भी क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। यात्रा पे हम चर्चा लगातार करेंगे। अब तो 20 मतलब लगभग 2 महीने से ज्यादा का वक्त है, लगातार चर्चा करेंगे। और जब तक अपनी टीम इधर है पूर्वोत्तर में, आज हम लोग मणिपुर में हैं, और मणिपुर की राजधानी इंफाल में है, जहां से इस कार्यक्रम को एक होटल के कमरे से कर रहे हैं। लेकिन अच्छा है क्योंकि बाहर का मौसम खराब है, उस लिहाज से भी। लेकिन मणिपुर के हालात की भी हम रिपोर्टिंग करेंगे कि यहां क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि जो मणिपुर के हालात हैं इस, और जो कुछ हुआ है पिछले 6-8 महीने में, जो परिवर्तन आया है, इन परिवर्तनों के बाद पहली दफा हम लोग भी आए हैं। हम भी देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, यहाँ के लोगों से मिलना चाहते हैं, मैतेई और कुकी से मिलना चाहते हैं कि आखिर इतने भेद क्यों हो गए। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हम अलग अलग रिपोर्टाज में, अलग अलग समय पे आप तक पहुंचाएंगे जरूर। लेकिन यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके क्या कुछ सियासी मायने हैं उस पे हम पिछले 1.5 घंटे से क्लोजिंग कमेंट। प्रशांत टंडन जी। राजीव जी, जो श्रवण गर्ग जी की शंकाएं हैं वो बहुत वाजिब शंका है कि हम बीजेपी को किसी भी प्रकार से अंडर एस्टिमेट ना करें। और एक बात आपने कही जिसमें कि ईवीएम भी है। देखिए, ये जो शोर मच रहा है अयोध्या के इर्द गिर्द, इसके जरा दूसरे एक मायने भी निकालते हैं। मोदी साहब 2014 और 2019 के अपने प्रचार अभियान में अयोध्या नहीं गए। अब अयोध्या को इतना महत्व, धर्माचार्यों का विरोध, तमाम सारे विवाद वहां पे खड़े हो गए, और उत्तर भारत जहां इसका असर हो सकता है वहां बीजेपी ऑलरेडी अपने पीक पर है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में से ज्यादा सीटें आने की संभावना कहाँ है? तो राम मंदिर का जो शोर है उसका मतलब क्या है? बीजेपी को उसमें नई सीटें नहीं मिल रही हैं, बीजेपी को नया वोट शेयर नहीं मिल रहा है।
दीपक जी भी ये बात कह रहे थे। तो ये शोर क्यों मच रहा है? ये शोर किसी बड़ी योजना के तहत भी हो सकता है कि मचाया जा रहा हो, जिसका इशारा आप कर रहे थे ईवीएम, जिसका एक इशारा हमको 2019 के चुनाव में क्या हुआ मैनिपुलेशन, अशोका यूनिवर्सिटी का रिसर्च हमको बताता है। अब क्या होगा, जी जो मेरी अंदेशा है मेरा कि इसी राम मंदिर के बाद, मतलब 22 तारीख के आयोजन के बाद एक सप्ताह के भीतर ये सरकार समर्थित मीडिया है, इसमें सर्वे आ जाएंगे फटाफट, और वो सर्वे बीजेपी को 400 सीटें दे देंगे, और वो राम मंदिर के शोर को 400 सीटें कवर करेगा। और उस बीच जो है वो सारी आशंकाओं पे काम होगा जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, यानी ईवीएम है या जो अशोका यूनिवर्सिटी का रिसर्च जिस तरह इशारा करता था, वो सब चीजें भी संभव हैं उन जगहों पे जहां पे बीजेपी को सीटें नहीं मिली हैं। तो ये भी एक तैयारी या एक आशंका या एक संभावना है जो इस शोर का है। अब इंडिया गठबंधन क्या करना है कि उनको इससे बड़ा शोर मचाना है ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करने, उनको बाध्य करना है कि वो एक निष्पक्ष चुनाव आयोग की तरह काम करें, उन तमाम जगहों पे अपने वर्कर्स को ट्रेन करना है कि उनकी नजरों के सामने कोई धांधली ना हो पाए, वो ईवीएम के तमाम गंभीर सवालों को उठाना है, उन गंभीर सवालों को जिनको कन्नन गोपीनाथन के साथ इंटरव्यू मैंने उठाया कि वीवीपैट के बाद वो जो डेटा उसमें डाला जाता है ईवीएम में, वो डेटा की शुद्धता क्या है, वो कौन डाल रहा है डेटा। तो इन तमाम सारे विषयों पर बहस, राष्ट्रीय बहस, शोर मचता रहना चाहिए। तो बीजेपी एक शोर मचा रही है जिसको हम अभी इंटरप्रेट कर रहे हैं कि वो कवर अप के लिए है, और एक शोर इधर से मचना चाहिए, तभी जो है चुनाव में हम सोच सकते हैं कि हाँ, इंडिया गठबंधन की जो कोशिशें हैं वो कामयाब। और जैसा अमरेंदु जी कह रहे थे कि 20-25 सीटें कम होती हैं, ये सीटें उतना ही बहुत है। गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में गर्ग साहब पहले भी कई पहले चर्चा कर चुके हैं यहाँ पे कि 50-55 सीटों को ही इंडिया गठबंधन को देखना है गैर भाषी क्षेत्र में, उतने में ही इंडिया गठबंधन का काम हो जाएगा, और इंडिया गठबंधन में एकता बनी रहेगी, इसका काम ईडी पूरी पुरजोर तरीके से करता रहेगा। जब तक ईडी के छापे चलते रहेंगे, इंडिया गठबंधन की एकता में कोई आंच नहीं आएगी। तो ये अब कल से यात्रा जो निकलती है उसको हम लोग देखेंगे कि क्या नए स्लोगन, क्या नई बातें, क्या नया मोबिलाइजेशन विचारों का इस देश में प्रवाहित होगा, जो कि इस 22 तारीख की घटना को किसी तरीके से उसके सामने एक लकीर खींचेगा। और चंपत राय जी की काबिलियत पे मुझे पूरा भरोसा है कि वो जब भी कैमरे के सामने आएंगे वो वायरल कंटेंट देंगे। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और कल देखते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए जो मीडिया की टीम पूरी आई हुई है, खूब जमावड़ा है, वो कितना कवरेज देती है राहुल गांधी को, ये भी देखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राहुल गांधी की खबरें जो हैं वो उनके टी शर्ट्स, पहली यात्रा में आपने देख ली, जूते, टी शर्ट और कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई। कल कुछ खोज के निकालने की कोशिश जरूर होगी कि आज किस कलर की टी शर्ट पहने हैं और किस कंपनी की टी शर्ट पहने हैं, ये भी खोज के निकालेंगे शायद। लेकिन विश्लेषण हम करेंगे दोस्तों, और कल जैसे ही वहां हम
थौबल पहुंचेंगे और वहां से इस यात्रा की शुरुआत होगी। तमाम खबरें लाइव हम आप तक पहुंचाएंगे, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा डीवी लाइव। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। गर्ग साहब आपका, जुड़े आप, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलिंदु उपाध्याय जी, साथ में जुड़े थे शकील अख्तर जी और राहुल लाल जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। दोस्तों, आप जानते हैं हम और पूरी टीम हमारी इस वक्त मणिपुर की राजधानी इंफाल में है और कल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है। उसी की कवरेज के लिए हम लोग हैं। देखते हैं कहां तक ये यात्रा हम कवर करते हैं, लेकिन अलग अलग पड़ाव में यात्रा को हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा यहां हम कर रहे थे और मणिपुर के हालात की चर्चा भी होगी। मणिपुर में कैसा क्या कुछ चल रहा है, यहां मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जो लड़ाई हुई, जो मतभेद उभरा, वो अब कहां तक पहुंचा है, ये सब भी हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। दिल्ली बैठकर मणिपुर को नहीं समझ सकते थे, मोदी जी अगर कुछ बताते तब तो समझते। मोदी जी कुछ बताए ही नहीं, इसलिए भी नहीं समझ में आया। राहुल गांधी आए, 2 दिन रुके थे, लेकिन अब राहुल गांधी एक लंबी यात्रा पे निकल रहे हैं और उस यात्रा के गवाह या साक्ष्य बनने वाली हमारी टीम भी है और आप तक हम पहुंचाएंगे पल पल की रिपोर्ट। हमारे साथ आप सब जुड़े रहे, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। कमेंट आज नहीं ले रहा हूं आप लोगों का, लेकिन आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और कल से बहुत सारे कल त्योहार हैं, उस सब की बधाई, शुभकामनाएं। किसका नाम लूं, किसका छोड़ दूं, लेकिन सबसे बड़ा एक त्योहार यह भी है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पैदल न्याय शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए ये एक बड़ा त्योहार मान सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और इंफाल से अब मुझे दीजिए इजाजत और देख